Hello everyone, welcome to the School of Statecraft. Today, in this lecture, we are going to discuss about one of the most controversial constitutional post, the governor. जितनी ही ये controversial है, उतनी ही important है in case of maintaining federalism, the federal will in India. हम इसको डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे फॉर मेंस एग्जामिनेशन. बहुत निटी ग्रिटी में नहीं जाएंगे कि इस आर्टिकल में क्या है, उस आर्टिकल में क्या है, बट क्या मेंस के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, हम उस सारी चीजें डिस्कस करेंगे. एंड वन थिंग आई वांट टू प्रॉमिस यू पीपल, by the end of this lecture you will be in a position to answer any mains question related to governance topic, LG, Delhi वगैरह का क्या dispute है, हर एक क्वेश्चन इजिली यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन. एंड सेकेंड थिंग, आपके पास केस स्टडी की, लॉस की, ये सब के कभी डेफिसिट नहीं होगा, लॉजिक का कभी डेफिसिट नहीं होगा. वी विल कवर एवरीथिंग अंडर द गवर्नर टॉपिक. करेक्ट. सो क्या हम कवर करेंगे इसमें वो हम पहले देख लेते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है. डू वी नीड टू एबॉलिश दिस पोस्ट, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है. स्टेट गवर्नमेंट्स जनरली इसकी डिमांड करती हैं और स्टार्टिंग से ही सिंस इंडिपेंडेंस बहुत सारे इसमें स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड है, तमिलनाडु, पंजाब के. सो डू वी नीड टू एबॉलिश दिस पोस्ट रियली? तो अगर ऐसा है तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है गवर्नेंस की, हम वो भी डिस्कस करेंगे. क्या इसके मिसयूज हैं एंड व्हाई आर स्टेट्स बेसिकली डिमांडिंग और मेकिंग सच ए स्टेटमेंट. डिस्क्रिशनरी पावर एंड इट्स मिसयूज, यही सारी की सारी रूट कॉज की प्रॉब्लम यही है, जो कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है. यहीं से गवर्नर एक्चुअली इस पूरे सिस्टम का मिसयूज करना स्टार्ट करते हैं. वी विल डिस्कस थॉरली दिस टॉपिक. डिफरेंट केस स्टडीज वी विल डिस्कस. फॉर एग्जांपल एसआर बोमई का केस 1994 का, कैसे गवर्नर मिसयूज करते हैं. नेबम रेबिया केस अरुणाचल प्रदेश का, गोवा, कर्नाटका, देन पंजाब का केस, तमिलनाडु का केस, बिहार का केस, यूपी, केरला, महाराष्ट्र एंड दिल्ली एज वेल. तो दिल्ली में जो एलजी का इशू है वो भी डिस्कस करेंगे. तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर केस 2025 का फेमस केस, एंड उसके बाद प्रेसिडेंशियल डिफरेंस, प्रेसिडेंट आस्क्ड 14 क्वेश्चन एंड सुप्रीम कोर्ट गेव एडवाइजरी, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है. एंड देन द कमिटीज रिपोर्ट, राजा मन्नार कमिटी, सरकारिया कमिटी, पूंची कमीशन, ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन को रिफॉर्म करने के लिए कमिटीज एस्टैब्लिश हुई, इसमें गवर्नर के में क्या इन्होंने रिफॉर्म सजेस्ट किया, हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली ये जो जितनी भी प्रॉब्लम है, कहाँ गवर्नर मिसयूज करते हैं अपने पावर को, उसका हम एक वे फॉरवर्ड देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे कि कैसे उसको रिफॉर्म किया जाए थ्रू वेल एस्टैब्लिश्ड केस लॉज और फिर सरकारिया कमीशन या कमिटीज की रिपोर्ट. And then finally, at the end of this lecture, Delhi special status 69th Constitutional Amendment Act के थ्रू 1991 में दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है, बीइंग ए यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली. हम उसमें देखेंगे कि कैसे एलजी और सीएम का उसमें डिस्प्यूट था. तो केजरीवाल की गवर्नमेंट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, कैसे उनका एलजी के साथ टसल है और थी पहले, अभी तो सेम पार्टी की गवर्नमेंट है तो मैटर पूरा सॉल्व हो गया है. क्वेश्चन यहां से आएगा नहीं, बट इसकी केस स्टडी और इसका एग्जांपल और इसके केस लॉ जो सुप्रीम कोर्ट की इसमें जजमेंट, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको गवर्नर की क्वेश्चन में पुट करने की, वहां आप यूज कर सकते हो. एंड फाइनली पीवाईक्यूज, वी विल सॉल्व दोस पीवाईक्यूज. ठीक. सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. लेट अस स्टार्ट वन बाय वन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट गवर्नर. ओके. सो सिंपल इंट्रोडक्शन. कभी भी गवर्नर का टॉपिक आए, ज्यादा कुछ ऐसा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट नहीं पुट करना है. सिंपल सा आपको कोई कमेटी की रिपोर्ट, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल को मर्ज करके एक स्टेटमेंट फ्रेम करना है. सो फॉर एग्जांपल, द गवर्नर इज द लिंच पिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अपरेटस ऑफ स्टेट. सो एक लिंच पिन के तरीके से वर्क करते हैं. एंड हिज रोल इमर्ज्ड एज वन ऑफ द की इशूज इन यूनियन एंड स्टेट रिलेशनशिप. ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. So Constituent Assembly basically expected that कि governor की post he will act as a constitutional head, but over a period of time what happened, he started acting as an agent of central government in the federal system. Sarkaria Commission highlighted this issue in 1983.
Under Article 153, there shall be a governor for each states or same person as a governor of two or more states. And this idea, two or more states added through 7th Constitution Amendment Act 1956. Under Article 163, there shall be Council of Minister headed by Chief Minister to aid and advise the governor in the exercise of his function except his discretion. So ये सारे बेसिक आप एक दो, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं, बस एक दो करके आप मर्ज करके लिख दो और सिंपल द फर्स्ट लाइन, लिंचपिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अपरेटस, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि क्रिटिसिज्म ही आएगा, प्रॉब्लम इश्यूज ही आएंगे, तो ये वाला फर्स्ट इंट्रो आपका ज्यादा फिट बैठेगा। अब हम समझते हैं कि गवर्नर, पहले एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि 1950 से सिंस इंडिपेंडेंस गवर्नर कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, कैसे अपने रोल को परफॉर्म कर रहे हैं। गवर्नर की पोजीशन इनिशियली ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं थी except one or two cases. So since 1952 to 1967, this was the what Professor Rajni Kothari called Congress era, the hegemony of Congress. अब सेंट्रल में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट, स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो गवर्नर का एज सच कुछ इशू नहीं था। बट इन 1967 फोर्थ जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, मैडम इंदिरा गांधी became प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इस फोर्थ जनरल इलेक्शन के बाद रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज्ड। अब इनका रीजनल पॉलिटिकल पार्टी और कांग्रेस की हेजेमनी स्टार्टेड ब्रेकिंग, यहीं से कांग्रेस की हेजेमनी ब्रेक होती है। रीजनल पॉलिटिकल में इनका जो होल्ड थी वो धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट होती है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होती है। फॉर एग्जाम्पल डीएमके, एम करुणानिधि, ठीक, तमिलनाडु में। सिमिलरली आप देखते हैं चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, सीपीआई इन वेस्ट बंगाल, एंड देन अकाली दल यू विल सी इन पंजाब। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल लेवल पे इमर्ज होके एक पावर शेयर करने लगती है एटलीस्ट स्टेट में, बाद में धीरे धीरे सेंट्रल पे भी अपना पावर शेयर करने लगती है, इनकी बार्गेनिंग पावर हाई हो जाती है। ऐसे केसेस में ये जो लिंचपिन आइडिया था गवर्नर का, जो पोस्ट पहले एक, ये जो बर्ड थी पहले ये गोल्डन केज में थी, ये बर्ड पहले गोल्डन केज में थी, बट 1967 के बाद ये फ्री कर दी जाती है। सो ये जो लिंचपिन का आइडिया था अब स्टेट की लिंचिंग करना स्टार्ट करता है, जस्ट टू टॉपल और समहाउ सस्पेंड दी अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट। 1977 जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है। जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने एक साथ 9 कांग्रेस स्टेट में, कांग्रेस रूल्ड स्टेट में, कांग्रेस रूल्ड स्टेट को डिसमिस कर दिया, गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, एंड प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 इंपोज कर दिया थ्रू गवर्नर। जस्ट 3 years आफ्टर दिस, 1980, मैडम इंदिरा गांधी became प्राइम मिनिस्टर। अगेन शी डिसमिस्ड 9 नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन स्टेट। तो आप देख रहे हैं ये रिवेंज का प्रोसेस इंडियन पॉलिटिक्स में स्टार्ट हो जाता है, एंड इम्पोज्ड प्रेसिडेंट रूल एंड गवर्नर इज नाउ मैनेजर हियर। तो ये रिटेलिएशन, ये रिवेंज का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइम अगर किसी की गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रूल लगा था और सबसे मालाफाइड वे में गवर्नर कहीं यूज करते हैं वो 1949 में, 59 में सीएम नंबू तिरुपट की गवर्नमेंट थी। नंबू तिरुपट was the chief minister of Kerala और इनकी थम्पिंग मेजॉरिटी थी। He was मार्क्सिस्ट होने के रीजन से इन्होंने थॉरली इंप्लीमेंट किया एग्रेरियन रिफॉर्म्स, और जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह थे उसमें रिफॉर्म्स, तो सोशल थोड़ा सा रायट्स वगैरह केरला में थे। एंड फाइनली गवर्नर ने रिपोर्ट सबमिट की थी, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है यहाँ, एंड फाइनली व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट डिड, imposed article 356 president rule and dismissed the chief minister नंबू तिरुपट who was मार्क्सिस्ट, सीपीआई से थे। ठीक है,
तो ये ग्रॉस वायलेशन था, क्योंकि नंबूदिरिपट जो थे ये थम्पिंग मेजॉरिटी एंजॉय करते थे केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। बहुत बिगनिंग में 1952 में एक डॉक्ट्रिन आती है, जस्ट वेरी बिगनिंग, जस्ट फर्स्ट इलेक्शन इन तमिलनाडु में। तमिलनाडु के गवर्नर थे श्री प्रकाशा। श्री प्रकाशा गेव श्री प्रकाशा डॉक्ट्रिन। अब श्री प्रकाशा डॉक्ट्रिन में इन्होंने क्या किया कि तमिलनाडु में जब इलेक्शन हुए तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और आईएनसी ये दोनों फेल कर जाती हैं टू सिक्योर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, लेड टू हंग असेंबली। अब जब ये हंग असेंबली होती है तो इसमें श्री प्रकाशा जो गवर्नर थे वो श्री प्रकाशा डॉक्ट्रिन अप्लाई करते हैं, और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको इनवाइट करते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट। एंड यू नो हु वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? आईएनसी। ऑब्वियस सी बात है, ये सेंट्रल में रूल कर रही थी, यही इसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के पास कंप्लीट कोलिशन मेजॉरिटी थी कोलिशन के फॉर्मेट में, बट इनको इनवाइट नहीं करते, ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करते हैं। ये श्री प्रकाशा डॉक्ट्रिन बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती है और क्रिटिसाइज की जाती है कि ऐसा कैसे होता। बाद में जब सरकारिया कमीशन आती है तो इसी को रिवर्स करती है, हम उसको भी डिटेल में देखेंगे। कि आप देखो यहाँ सबसे पहले हंग असेंबली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इनवाइट होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे सरकारिया कमीशन में ऐसा नहीं है। सरकारिया कमीशन में जो प्री पोल अलायंस है पहले उसको इनवाइट किया जाएगा, देन उसके बाद द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये गवर्नर की पोजीशन यहीं से मिसयूज होना इवन 1952 से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो गोल्डन केज में ये बर्ड थी, ये सबसे ज्यादा फ्री होती है आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस हेजेमनी 1967, और रैम्पेंट मिसयूज होता है। एक टाइम ऐसा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेट की आर्टिकल 356 विल बी अ डेड लेटर, कभी यूज ही नहीं होगा। और एक टाइम आया ऐसा कि बाय मिड 1990s it was used more than 100 plus times। तो मिड 1990s तक मोर देन 100 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल ही इम्पोज हो गया। तो इस लेवल का गवर्नर का मिसमैनेजमेंट था और मिसयूज था, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे विदाउट एनी रेशनैलिटी मालाफाइड बेसिस पे पॉलिटिकली मोटिवेशन से क्या करते थे, रिपोर्ट सबमिट कर देते थे, और गवर्नमेंट क्या करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देती थी। बट गवर्नर की पोजीशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और उसका एक सिग्निफिकेंस है, वो हम देखते हैं एक एक करके कि फेडरल सिस्टम में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, यूनिकनेस है। सो हमने प्रेसिडेंट रूल में भी डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, जुडिशियल पावर क्या थी, पार्डनिंग पावर वगैरह क्या थी, मिलिट्री पावर क्या थी। सेम वैसे वे में इसको भी कैटेगराइज कर सकते हो। सो इन at a state level, similar level as a president at a central level, governor is a de jure constitutional head of the state executive. Executive powers of the state shall be vested in the governor. This is mentioned under article 154। ठीक, this is a executive power। अपॉइंटमेंट का पावर इनके पास होता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करना है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है। ये सब पावर, अपॉइंटमेंट रिमूवल की पावर गवर्नर में होती है। दिस इज द एग्जीक्यूटिव पावर। लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। द गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। नो बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम लॉ विदाउट द गवर्नर्स असेंट। ऑब्वियस सी बात है, पहले ये डिस्कशन होगा फिर फाइनल के लिए असेंट के लिए जाता है। समनिंग एंड प्रोरोगिंग पावर्स, ये लेजिस्लेचर में समन और प्रोरोग डिसॉल्व करने का भी पावर गवर्नर के पास होता है, जैसे प्रेसिडेंट के पास होता है। दिस पावर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 174। करेक्ट। Assent to bills, Article 200, granting assent, withholding the assent, returning bills for reconsideration if it is not a money bill, or reserving bills for the president consideration under Article 200 and then 201, president और state legislative assembly का relation। So ये legislative power है। Similarly, ordinance, ये क्या executive power है या legislative power है? Ordinance power is a law making power, so it is a legislative power। Power to promulgate ordinance when assembly is not in session, Article 213। Similarly,
We have 1, 2, 3 for president at union level. ऑर्डिनेंस का हमने सेपरेट लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस किया है कि ऑर्डिनेंस क्या है, कैसे है, उसमें इशूज क्या हैं, और फेमस आरसी कूपर केस, बैंक नेशनलाइजेशन, मैडम इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी started nationalizing bank, and finally RC Cooper, who was the one of the stakeholder who challenged this case, and finally Supreme Court quashed this entire bank nationalization. DC वाधवा का केस हमने डिस्कस किया है कि how Bihar government misused rampantly and repromulgated more than 256 ordinances between 1960s to 1980, और बाद में डीसी वाधवा इसको चैलेंज करते हैं. कृष्ण कुमार केस का हमने डिस्कस किया था. कृष्ण कुमार केस कैसे बिहार गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस को पहले गवर्नमेंट में इंक्लूड करती है, बाद में फेल हो जाती है क्योंकि वो ऑर्डिनेंस होता है, तो जो स्टाफ होते हैं उनको सैलरी नहीं मिल पाती. ये मैटर चैलेंज होता है, एंड सुप्रीम कोर्ट सेज कि इन कृष्ण कुमार केस कि if you are repromulgating ordinance just to bypass the legislature, you are committing fraud on the constitution, and that is a completely illegal, unconstitutional. ये सारी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की है, तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप फिर से देख सकते हैं. एक चीज यहाँ ये है कि अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे आर्गुमेंट लिख सकते हो कि क्या क्या इश्यूज हैं. अगर सिंपल एक क्वेश्चन आता है कि लाइक स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, तो आपको फिर सेपरेट लिखना पड़ेगा. इसीलिए मैंने इसको डिटेल्ड में ऑर्डिनेंस हो गया, पार्डनिंग पावर हो गया, ये सेपरेटली डिस्कस किया. एंड देन ब्रिज इन इंडियन फेडरलिज्म यूनियन स्टेट का लिंचपिन है, और ये लिंचपिन ऐसा है कि ही इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. सो रिपोर्ट सबमिट करते हैं इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन आर्टिकल 355. तो आर्टिकल 355 में अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है तो इस केस में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो इस केस में गवर्नर रिपोर्ट सबमिट करते हैं टू द प्रेसिडेंट, एंड ऑन दैट बेसिस प्रेसिडेंट विल इंपोज आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल. तो ये भी पावर होती है. प्रेसिडेंट रूल भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, क्या इशू है, क्या जजमेंट है, ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की. तो अगर आप प्रेसिडेंट रूल हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, पार्टिंग पावर हो गया, ये नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लें, क्योंकि उससे आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक की. एक आर्टिकल यहाँ आता है आर्टिकल 163. आर्टिकल 163 में देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन हिज एक्सरसाइज फंक्शन एक्सेप्ट हिज डिस्क्रिशन. यही सारा प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट हिज डिस्क्रिशन. ये इस डिस्क्रिशन में जो भी पावर गवर्नर एक्सरसाइज करेंगे, अगर उसमें डिस्प्यूट रहेगा, then the governor's word is a final. और यही पूरी प्रॉब्लम है, यही रूट कॉज है, हम इसी को अभी देखेंगे. सो एक तो ये क्लॉज है. सेकंड में ये है, मैंने बताया कि अगर इस डिस्क्रिप्शन में कोई भी क्वेश्चन अराइज होगा तो गवर्नर्स वर्ड विल बी फाइनल. एंड देन द एडवाइस, दिस एडवाइस, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक, तो ये कंप्लीटली बियॉन्ड होता है जुडिशियल रिव्यू से, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो. ठीक, गवर्नर, अगर हम ऐसे इसको देखें, गवर्नर जो होते हैं ये अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट से, एंड गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, एंड द टेन्योर इज आल्सो मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 5 years. बट दिस 5 years ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट का प्लेजर है, इससे पहले भी रिमूव हो सकते हैं. और सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं थ्रू प्रेसिडेंट. सो ये बेसिक अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है. ठीक, यहां तक हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट, जब हम यहां भी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो प्रेसिडेंट रूल है, इसमें हमने पहले भी केसेस डिस्कस किया है कि एसआर बोम्मई का केस है. अभी हम एसआर बोम्मई को और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ कि गवर्नर्स रिपोर्ट इज अ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, and in this case federalism and secularism became basic structure doctrine as well, both federalism and secularism. ठीक, तो यहाँ फेडरलिज्म है तो हम फेडरलिज्म डिस्कस करेंगे. and there is another rule, special responsibility for vulnerable regions. तो vulnerable regions में ट्राइबल कल्चर वगैरह का प्रिजर्वेशन हो गया. 5th 6th शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल ऑटोनमस काउंसिल हो गई. नागालैंड में स्पेशल स्टेटस है अंडर आर्टिकल 371A.
तो यहाँ सब स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, गवर्नर मॉडिफाई कर देते हैं यूनियन लॉज को, स्टेट लॉज को ऐसे एरियाज में। एंड देन देयर इज अनदर जुडिशियल पावर, पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 161। 72 में प्रेसिडेंट का रेप्राइव्स, कम्यूटेशन, ये सारी पावर गवर्नर के पास होती है अगेंस्ट स्टेट लॉज। सो मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड कि this pardoning power can be exercised by governor only based on the advice of the council of minister। and in कहर सिंह जो कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन से रिलेटेड था केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट से कि जो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर, वो पावर भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। ये पार्डनिंग पावर अगर वो मॉडिफाइड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक है। ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस किए, तो अगेन इस केस लॉज के बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, नहीं तो 5 आवर्स में यही लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। प्रिवेंटिंग सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज अमंग स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम गवर्नर की पोजीशन डिस्कस करते हैं। इंडिया एक एशियन कंट्री है, और एशियन कंट्रीज में आप देखोगे एक चीज कि रायट्स, सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज, ये जो फिस्पेरियस टेंडेंसीज हैं रेबेल करने की, ये ज्यादा होती है। नेपाल से लेकर के पाकिस्तान, श्रीलंका, हर जगह आप देखोगे। ऐसे कंडीशन में स्टेट लाइक, कंट्री लाइक इंडिया का एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी नहीं हो सकती लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसलिए गवर्नर की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो जब कोई क्वेश्चन ये करता है कि वी नीड टू अबॉलिश द पोजीशन ऑफ दिस पोस्ट ऑफ गवर्नर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लूज कर जाएगी कंट्रोल ओवर स्टेट। इंडिया में ये प्रॉब्लम हो जाएगा। वी हैव फॉर एग्जांपल ग्रेटर नागालैंड डिमांड, वी हैव पंजाबी सूबा डिमांड, वी हैव डिफरेंट अदर लेवल डिमांड इन एट अ रीजनल लेवल, स्टेट बाय स्टेट्स। ऐसे केस में गवर्नर ही एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट नजर रख सकती है, अदरवाइज वो सिस्टम फेल कर जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर का हो गया स्टेट में, तो जेएनके में आप देखते हैं 370 एब्रोगेशन के पहले प्रेसिडेंट रूल रहता है, वहां गवर्नर मैनेज करते हैं। मणिपुर में अभी 2025 में, इन फैक्ट 2026 इट वाज रिवोक्ड प्रेसिडेंट रूल, अदरवाइज मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो था उसको मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे केसेस में बहुत क्रिटिकल हो जाता है गवर्नर का पोस्ट, बिकॉज देयर इज अदर वे वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेजेंस इन द स्टेट, दैट इज अ ब्यूरोक्रेसी। बट ब्यूरोक्रेसी इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ब्यूरोक्रेसी से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो द वे यू कंट्रोल थ्रू गवर्नर। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्ट पोस्ट है जो कि सीधे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है, उससे बहुत इजी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को मैनेज करना। इमेजिन करो इंडिया में गुजरात वाइब्रेंट समिट हो रही है जो कि 2024 में हुई थी, और बड़े बड़े लीडर यहाँ, बिग डिग्निटरीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान से लेकर के इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से लेकर के यूनाइटेड स्टेट और रशियन प्रेसिडेंट तक, और स्टेट फेल हो जाता है टू इंश्योर सेफ्टी सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होना, प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं वो डिनाई ना कर दें। फॉर एग्जाम्पल G20 की मीटिंग हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेजेंस, कंट्रोल होना स्टेट पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएंगे। स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया या हमारी कंट्रीज इतनी ज्यादा वेल एडवांस नहीं है कि हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दें लाइक यूनाइटेड स्टेट, लाइक सम अदर कंट्रीज इन यूरोप। सो वो चीजें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इस पोस्ट की, इस पोजीशन की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की इंपॉर्टेंस बहुत हाई हो जाती है। एंड दिस इज व्हाई केसी वेयर, हु इज द क्रिटिक ऑफ Indian political system, he called India is a quasi federal system। इंडिया में फुल फेडरलिज्म नहीं है, टेंडेंसीज है टुवर्ड्स यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लेवल की तरफ हमारा इंक्लिनेशन है। टू सम एक्सटेंट दिस इज गुड एज वेल। सो वी हैव आवर ओन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, वी कॉल इट सू जेनेरिस मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये चीजें हैं।
नाउ हमने 9 इंपॉर्टेंट यहाँ डिस्कस किया, टोटल 9 इंपॉर्टेंस हो गई कि कैसे कैसे क्या रोल होता है, क्या ड्यूटीज होती हैं। आप उसको कैटेगराइज भी कर सकते हो जैसे हमने प्रेसिडेंट वाले केस में किया था। 10 नंबर पे जो है यहीं से पूरा इशू स्टार्ट होता है और यहीं से डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की मेंशन है और उसी का मिसयूज गवर्नर फ्रीक्वेंटली करते हैं। सबसे ज्यादा मिसयूज यहीं से होता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है क्या, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 173 मैंने बताया आपको कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by chief minister and this council of minister will aid and advise to the governor to exercise his function except when he exercises his discretion। और ये डिस्क्रिशन क्या है यही डिफाइन नहीं है। अगर वो कोई फंक्शन कोई भी वर्क ऐसा कर रहे हैं जो समझते हैं डिस्क्रिशन है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन अराइज होता है, so if any question arises whether any matter is or is not matter of governor's discretion, the word of governor is a final and cannot be questioned before the court of law। ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अगर आपको तमिलनाडु का केस बताओ, तमिलनाडु वर्सेस स्टेट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, तो उसमें तो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, टाइमलाइन इंपोज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही इंटर कर जाता है यहाँ, जबकि कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है कि कोर्ट एंट्री नहीं करेगा, लेकिन कोर्ट वहां एंट्री कर जाता है, इसको ब्रेक कर देता है। सो सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर, तो यहाँ ये एंट्री कर जाता है, जबकि यहाँ आर्टिकल 163 सब क्लॉज 2 में कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। देयर इज two types of discretionary power. One is a constitutional discretion, second is a situational discretion। constitutional discretion क्या है कि गवर्नर मस्ट रिजर्व द बिल, स्टेट्स बिल for presidential assent under article 200 if it derogates the power of high courts। अगर वो हाई कोर्ट की पावर को टच करता है तो इस केस में इट इज ऑब्लिगेशन, इट इज मैंडेटरी फॉर गवर्नर टू रिजर्व दैट बिल फॉर प्रेसिडेंट। आपको कुछ ही आर्टिकल याद करने, ज्यादा आर्टिकल नहीं, स्पेशली आर्टिकल 200, 163 एंड देन 201, ये 3-4 आर्टिकल, इससे ज्यादा नहीं। बाकी आपको लॉजिक पता होना चाहिए एंड आर्गुमेंट पता होना चाहिए। तो जब आप आर्गुमेंटेटिव रहोगे तो आप आंसर को फ्रेम कर ले जाओगे, और उसके लिए आपको क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअली गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है क्या। वही हम एक चीजें डिस्कस करेंगे, और हम जब एक इशू डिस्कस करेंगे उसका इमीडिएटली इसका वे फॉरवर्ड भी देखेंगे। एंड देन देयर इज ए स्पेशल रिस्पांसिबिलिटीज फॉर 5th and 6th शेड्यूल। 5th and 6th शेड्यूल फॉर एग्जांपल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब में हम देखते हैं कि इनको लॉ को मॉडिफाई करने की पावर गवर्नर के पास होती है। And third constitutional discretion, governors address at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year। तो जो है फर्स्ट सेशन है ईच जनरल इलेक्शन का एंड फर्स्ट सेशन है ईच ईयर का, एंड द टेक्स्ट which governor will read, the text is prepared by the council of minister। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो डीपीएसपी को इम्पैक्ट करता है या कोई ऐसा लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, तभी वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देते हैं, एंड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है 5th 6th में, यहाँ कोई इशू नहीं है। यहाँ इशू है इन जनवरी 2023 गवर्नर RN Ravi omitted specific passages from the speech prepared by the cabinet and due to friction between the DMK party chief minister Mr. Stalin, and finally governor walked out from the assembly। गवर्नर पढ़ते ही नहीं स्पीच को क्योंकि वो उसमें से ओमिट करना चाहते हैं और चीफ मिनिस्टर उसको एम्फेसाइज करते हैं। सी, जो ये स्पीच है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एजेंडा होती है, इसकी गवर्नमेंट का एजेंडा होती है, इसकी फ्यूचर प्लानिंग होती है, पॉलिसीज होती हैं, क्या अचीवमेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहता है कि ये जो स्पीच है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मिनिस्ट्री ही प्रिपेयर करेगी एंड गवर्नर एज इट उसको पढ़ना चाहिए। बट गवर्नर का यहाँ फ्रिक्शन होता है, गवर्नर उस टेक्स्ट को ओमिट करना चाहते हैं कुछ स्पीच के पार्ट को, और वही स्टेट गवर्नमेंट यहाँ अलाउ नहीं करती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही इनका डिस्प्यूट होता है। सो दिस इज द स्मॉल फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नर व्हाइल एड्रेसिंग द फर्स्ट सेशन
और द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर और आफ्टर द जनरल इलेक्शन। ठीक, सो ये एक मेजर डिस्प्यूट रहा था आर एन रवि जब गवर्नर थे, अभी वो तमिलनाडु के गवर्नर नहीं है। ठीक, तो तमिलनाडु के जितने दिन तक गवर्नर थे उतने दिन तक चीफ मिनिस्टर, अलग ही जिंदगी थी उनकी, अलग ही डिस्प्यूट था। इन नेबम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर, ये 2016 का केस है अरुणाचल प्रदेश से, और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कहता है कि एड्रेसिंग द हाउस अंडर आर्टिकल 175, द डिलीवरी ऑफ स्पेशल एड्रेस अंडर आर्टिकल 176 is an executive function and carried out strictly on the aid and advice of the cabinet. So जो हमने यहाँ डिस्कस किया कि उसमें से पर्टिकुलर स्पीच का टेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ओमिट कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं गवर्नर, और नॉट रेडी टू रीड दैट स्पीच एग्जैक्टली द वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज प्रिपेयर्ड। गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट इन नेबम रेबिया सेड कि नो, यू कैन नॉट डू दिस, you this is an executive function and it should be carried out strictly according to the aid and advice of the cabinet, and especially वो जो एजेंडा प्रिपेयर किया गया है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, उसको आपको एज इट पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अभी हम नेबम रेबिया केस और भी डिटेल में देखते हैं। नाउ द फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन इज रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 व्हेन इट विल बी इम्पोज्ड, when there is a breakdown of the constitutional breakdown in state under article 355 or under article 365, states fail to comply the direction of union। तो अगर यूनियन का डायरेक्शन है, स्टेट उसको फॉलो नहीं करता, इन दैट केस आल्सो प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। And if there is a breakdown of constitutional, failure of constitutional machinery in the state, in that case under article 356 which talks about he can impose president rule under article 356। ठीक, सबसे पहले हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कैसे ही जो चीफ मिनिस्टर थे एमएस नंबूदिरिपट, जो कि एक क्लियर कट मेजॉरिटी में थे केरला में, बिकॉज जो सीपीआई से थे और उनकी आईएनसी से बनती नहीं थी, बैठती नहीं थी, and based on some malified report submitted by governor ki failure of law and order in the state, and what central government did, president imposed article 356 and dismissed Namboodiripad government of Kerala। ठीक, similarly आप देखते हैं politically motivated and lack of objective evidence in governor's report in 2006 में president rule was imposed in Bihar based on speculative reports submitted by governor before even its first sitting। जब इलेक्शन होता है तो हंग असेंबली रहती है, 2006 में हंग असेंबली इमर्ज होती है क्योंकि कोई भी पार्टीज क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं पाती है। अब जब यहाँ बिहार में पहले यहाँ राबड़ी देवी की आरजेडी की गवर्नमेंट थी, इलेक्शन होता है, यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज नहीं होती है, तो बाद में इसमें सस्पेंडेड एनिमेशन लग जाता है। अगर आपने मेरा लेक्चर फॉलो किया है तो आपको ये पता होगा सस्पेंडेड एनिमेशन का क्लियर कट मतलब क्या है। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब है कि जो लेजिस्लेटिव है वो डिसॉल्व नहीं हुई है अभी अंडर आर्टिकल 356, वो सस्पेंड हो गई है, जस्ट वो एज इट है, एमएलएज हैं, बट अभी वो अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये केस बाद में बिहार का चैलेंज भी होता है, वी कॉल इट रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, क्योंकि गवर्नर इसमें, अब अगर यहाँ कोई भी, अगर यहाँ हंग असेंबली हो गई है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है, तो आइडियली यहाँ ये होना चाहिए कि आपको पहले इनवाइट करना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। लेट्स सपोज द प्री पोल अलायंस, अगर आप सरकारिया कमीशन को, इफ यू आर फॉलोइंग सरकारिया कमीशन, सो प्री पोल अलायंस यू शुड अलाउ। अब अगर प्री पोल अलायंस है तो इसको आपको अलाउ करना चाहिए टू प्रूव द मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड फिर अगर ये फेल कर जाता है देन यू हैव राइट टू डिसमिस द गवर्नमेंट, अदरवाइज नॉट। बट प्रेसिडेंट यहां खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट यहां पोजीशन में नहीं है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। रीजन भी उसके पीछे ये था कि अब वही सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ मोटिवेशन पॉलिटिकल, जिसके रीजन से ये
Without even convening the first sitting, governor dismissed and imposed president rule. सस्पेंडेड एनिमेशन हो जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली कंप्लीटली सस्पेंड हो जाती है। एक पर्सन थे रामेश्वर प्रसाद जो कि एमएलए थे, ये मैटर को चैलेंज करते हैं और भी सारे इश्यूज को लेकर के। और जब ये मैटर 2006 में चैलेंज होता है, सुप्रीम कोर्ट सेट की रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर एंड सब्सिक्वेंट डिसोल्यूशन ऑफ द बिहार असेंबली were unconstitutional and malified in a bad faith, completely politically motivated. The apex court ruled here that there was no objective evidence in that case, क्योंकि आपने तो टेस्ट अलाउ ही नहीं किया। आइडियली होना चाहिए कि फ्लोट टेस्ट के थ्रू आप चेक करोगे कि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में है कि नहीं है, लेकिन आपने तो फ्लोट टेस्टिंग की नहीं। What Supreme Court said कि the floor of the assembly is the only constitutional venue to test the majority of support। ये लाइन आप याद रखे रहो, एकदम रट्टा मार लो कि the floor of the assembly is the only constitutional venue to test the majority of support। गवर्नर स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, खुद की टैली नहीं ले आ सकते प्राइवेट में कि हाँ मुझे तो लगता है कि आपकी गवर्नमेंट में एमएलएज नहीं है, कुछ डिफेक्ट कर गए हैं तो आप कॉन्फिडेंस में नहीं। नो, इट इज द ओनली द फ्लोर ऑफ द असेंबली वेयर यू कैन चेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट and if CM and the Council of Ministers fail to prove his confidence, then you have right to dismiss the government, otherwise not। ये चीज होनी चाहिए और इसी आइडिया को बार बार रिटेरिएट करता है सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट जजमेंट में, और इसी को बार बार मिसयूज करते हैं कौन? गवर्नर। वो इस असेंबली में फ्लोर टेस्टिंग अलाउ ही नहीं करते। अभी हम डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक। ये हमने डिस्कस किया अभी तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या था। अब हम आते हैं कि सिचुएशनल डिस्क्रिशन कहां है, जिसमें और भी ज्यादा मिसयूज होता है। क्योंकि सिचुएशनल डिस्क्रिशन में जो गवर्नर का, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है तो कोडिफाइड है, ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन में गवर्नर का ही वर्ड जो होता है वो फाइनल होता है। हमने आर्टिकल 163 में ये चीजें देख ली, सब क्लॉज 2 में। अब जब सिचुएशनल डिस्क्रिशन हो गया तो इसमें तो और भी ग्रॉस वायलेशन होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, in this case, choosing the chief minister, especially during hung assembly। Hung assembly, what is a hung assembly? I have already told you that in case of after election, if no political party or no pre-poll alliance able to form or gain absolute majority means 50% plus 1 seat, the magic number to form the government। अगर ये फेल हो जाते हैं to secure this magic number, then we call it hung assembly। अभी आप रिसेंटली देखे होंगे तमिलनाडु के केस में था, तमिलनाडु के केस में आपने नोटिस किया होगा तो टीवी क्योंकि भी गवर्नमेंट फुल थम्पिंग मेजोरिटी में नहीं थी, डीएमके भी फेल कर गई स्टालिन की, एआईएडीएमके की तो कोई बात ही नहीं थी, ठीक। तो ये तीनों फेल कर जाती है और फाइनली हंग असेंबली हो जाती है और बाद में टीवीके की गवर्नमेंट कोalition से गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक। जोसेफ विजय की गवर्नमेंट, वो हंग असेंबली। अब हंग असेंबली में मिसयूज होता कैसे? क्योंकि इसमें कंप्लीट डिस्क्रिशन होता है गवर्नर का टू चूज द चीफ मिनिस्टर। इसमें ध्यान से देखो, 2 केस स्टडी हमने लिया है, गोवा और कर्नाटका, और इसमें कैसे मिसयूज करते हैं। देन वी विल आल्सो लुक एट ए महाराष्ट्र केस स्टडी। गोवा में इलेक्शन होते हैं, यहां इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। गोवा में इलेक्शन होता है 2017 में, और गोवा के इलेक्शन में आईएनसी जो होती है उसको 40 सीट, आईएनसी को टोटल 17 सीट्स मिलती हैं आउट ऑफ 40 फुल सीट नंबर थी, और बीजेपी को यहां मिलता है टोटल 13 सीट्स। तो ऑब्वियस सी बात है मैजिक नंबर दोनों पार्टीज के पास नहीं था, क्योंकि मैजिक नंबर 21 है, 40 टोटल सीट्स है तो 21 सीट चाहिए। तो व्हाट बीजेपी डिड हियर, बीजेपी इमीडिएटली रस्ट एंड व्हाट डिड बीजेपी, फॉर्म्ड पोस्ट पोल अलायंस। पोस्ट पोल अलायंस फॉर्म होने के बाद इनके पास हो गए टोटल एमएलएज 21, and now the governor invited BJP to form the government, ठीक है।
यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्नाटका में 2018 में इलेक्शन होता है, एंड देन अगेन आईएनसी, एंड कर्नाटका के इलेक्शन में आईएनसी को टोटल मिलती हैं 116 सीट्स। ये 116 सीट्स पोस्ट पोल कोलेशन को लेकर थी, क्योंकि ये भी फॉर्म कर लेते हैं, इनको भी लगता है कि गोवा में तो पोस्ट पोल कोलेशन को गवर्नर इनवाइट किए थे तो मैं भी इनवाइट हो जाऊंगा। और बीजेपी यहां पाती है, बीजेपी की नंबर ऑफ सीट्स जो होती है ये होती है 104। अब टोटल जो फुल मार्क था यहाँ 112 मेजॉरिटी, ये मैजिक नंबर था 100, बिकॉज 225 टोटल सीट्स थी, तो यहाँ 104 सीट्स जो कि कम थी, ये मेजॉरिटी मार्क से। लेकिन आईएनसी कोलिशन होने के रीजन से इस मैजिक नंबर को क्रॉस कर रहा था। तो आइडियली अगर गोवा का एग्जांपल अप्लाई करें तो यहाँ गवर्नर को आईएनसी को इनवाइट करना चाहिए था टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बट अगेन व्हाट गवर्नर डिड, गवर्नर इनवाइटेड बीजेपी। बीजेपी वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, and the then person B.S. Yedurappa, a BJP leader of single largest party, formed the government and became chief minister. Matter challenged before court, Supreme Court. Matter went to Supreme Court and Supreme Court said कि ये तो बात सही है, ठीक है, but immediately Supreme Court in 2018 what Supreme Court said कि immediate flow testing, आपको बीजेपी ने को आपने इनवाइट किया, लेकिन विद इन डे आपको क्या करना है, फ्लो टेस्ट कराना है। And finally flow test happened and Mr. Yedurappa lost the government. So इस लेवल का मिसयूज है। एक बार वही गवर्नर क्या करते हैं, यहाँ पोस्ट पोल अलायंस को इनवाइट करते हैं। सेकंड टाइम पोस्ट पोल कोलेशन में क्या था, अलायंस में क्या था, आईएनसी थी तो उसको इनवाइट नहीं किया कर्नाटका में, वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को। यहाँ आईएनसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, इसको यहां नहीं इनवाइट किए, रीजन बीइंग सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट, सो कंप्लीटली क्रॉस मिसयूज। ठीक, तो आप यहां देखें कि ये हंग असेंबली में कैसे स्विच कर देते हैं, कभी वो पोस्ट पोल अलायंस को इनवाइट कर रहे हैं, कभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट कर रहे हैं, एंड जैसे वो सूट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी विच इज रूलिंग इन न्यू दिल्ली, उसी के अकॉर्डिंग में ये वर्क कंप्लीटली कर रहे हैं। सो दिस इज द केस स्टडी रिलेटेड टू द मिसयूज ऑफ गवर्नर्स पावर। ठीक, सो गोवा के इलेक्शन में आईएनसी इमर्ज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बट द गवर्नर डिड नॉट इनवाइट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, इंस्टेड ही इनवाइटेड बीजेपी पोस्ट पोल कोलिशन। इन कर्नाटका 28 इलेक्शन बीजेपी failed to secure a majority, but Congress with JD quickly formed a post-poll coalition in order to claim the government. But now ये 116 सीट्स थी। But now governor invited B.S. Yedurappa, BJP single largest party of BJP, to form the government and reverse the logic of the Goa, क्योंकि गोवा में उन्होंने सिंगल बीजेपी का पोस्ट पोल कोलिशन को इनवाइट किया था, यहाँ उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट कर दिया। एंड बाद में जब मैटर चैलेंज होता है तो मिस्टर येदुरप्पा फेल टू प्रूव मेजॉरिटी एंड गवर्नमेंट कोलैप्स्ड, बीजेपी की गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है। महाराष्ट्र केस स्टडी 2019, यहां आप देखो कि गवर्नर मिसयूज कैसे करते हैं। द बीजेपी शिवसेना प्री पोल अलायंस ब्रोक डाउन पोस्ट इलेक्शन एंड द शिवसेना एनसीपी, ये एनसीपी थी अजीत पवार की, ये एनसीपी मिस्टर अजीत पवार। सो शिवसेना एनसीपी, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की, एनसीपी अजीत पवार की, एंड कांग्रेस बिगन टॉक्स टू फॉर्म द महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी का जो ग्रुप है, अलायंस है, सो अजीत पवार की एनसीपी, कांग्रेस एंड शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये महाविकास आघाड़ी को फॉर्म कर रही थी। बट गवर्नर ओवरनाइट रिकमेंडेड रिवोकिंग प्रेसिडेंट रूल एट 5 AM, एकदम मॉर्निंग में क्या करते हैं, प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर देते हैं, सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड रिवोक्ड, एंड अलाउड मिस्टर देवेंद्र फडणवीस टू स्वेयर इन एज अ चीफ मिनिस्टर बिफोर महाविकास आघाड़ी कुड फॉर्मली स्टेक द क्लेम, क्योंकि इनकी कोलिशन थी तो मे भी ये क्लेम कर जाएं। तो इन्होंने क्या किया कि बीजेपी के लीडर देवेंद्र फडणवीस को क्या किया, इनवाइट किया, जो कि बीजेपी से कोलिशन में थे, इनको इनवाइट किया टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट 5 मॉर्निंग, कि ताकि
वो क्लेम ही ना कर पाए, ठीक है। तो इस लेवल का मैनिपुलेशन है कि जस्ट कोई कोलेशन क्लेम ना कर पाए तो हम किसी दूसरे पर्सन को जो कि मेजॉरिटी में नहीं, जिसके पास नहीं है, एमएलएज नहीं है, उनको भी हम इनवाइट करते हैं। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इमीडिएट फ्लोर टेस्टिंग एंड लेटर देवेंद्र फडणवीस रिजाइंड because he knew that he lacked the numbers, उनके पास एमएलएज ही नहीं है, and he resigned, even did not face the floor test। तो यहाँ कंप्लीट मिसयूज है गवर्नर की पावर का कि जस्ट समहाउ टू कीप अपोजिशन पीपल, टू कीप अपोजिशन पार्टीज आउट फ्रॉम द पावर। तो ये 3 केस स्टडी आपको 2019 एंड 2018 2017 की याद रखना, तो आप इसको एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। अब ये हंग असेंबली थी। हंग असेंबली हमने देखा कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या प्री पोल अलायंस कंप्लीट थंपिंग मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं आते हैं, तो ऐसे केस में गवर्नर को डिस्क्रिप्शन हो जाती। इसी के रिगार्डिंग सरकारिया कमीशन और एमएम पूंची कमीशन की रिकमेंडेशन आती है। स्पेशली सरकारिया कमीशन, इट वाज नॉट पूंची कमीशन, 2007। बाय द वे एमएम पूंची कमीशन सपोर्टेड दिस आइडिया, सरकारिया कमीशन, क्योंकि वो भी सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए आती है। तो एमएम पूंची कमिटी रिकमेंड सपोर्टेड दिस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। व्हाट सरकारिया कमीशन सेड हियर कि जब आप जा रहे हो चूज करने ऐसी में किसी गवर्नमेंट को इनवाइट करने, तो आप उसमें एक प्रेफरेंस ऑर्डर फॉलो करोगे ड्यूरिंग हंग असेंबली। एंड व्हाट इज दिस प्रेफरेंस ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, एन अलायंस ऑफ पार्टीज फॉर्म्ड प्रायर टू द इलेक्शन। अगर कोई अलायंस है जो कि इलेक्शन से पहले बना हो, सो यू शुड फर्स्ट इनवाइट दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक। तो ये चीज। सेकंड, इसमें जो सजेशन था सरकारिया कमीशन का कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, देन अगर प्री पोल अलायंस की पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो जाती हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देन इन केस यू विल इनवाइट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू स्टेक द क्लेम with the support of other including independent ones। And then if the single largest party fail to form the government, then after that you will approach to post poll coalition parties with all partners, and if this one will also fail here, then in this case you will invite a post alliance of parties with some joining and others supporting from outside। अदर सपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड का मतलब ये हो गया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में तो नहीं होगी, बट इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, दैट आउटसाइड सपोर्टिंग पार्टी विल सपोर्ट। ऐसा इंडिया में 1990s में आपको देखने को मिलता है, स्पेशली 1996 1997 में जब आप देखते हैं एच डी देवगौड़ा की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर एच डी देवगौड़ा की गवर्नमेंट रहती है, आई के गुजराल की गवर्नमेंट रहती है, जिसमें कांग्रेस आउटसाइड सपोर्ट करती है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को। एंड इन दिस केस द बेसिक आइडिया बिहाइंड आईएनसी वाज जस्ट टू कीप आउट बीजेपी, जस्ट कीप बीजेपी आउट फ्रॉम द पावर, ठीक। तो इसमें बेसिक आइडिया बीजेपी का ये, आईएनसी का यही था कि बीजेपी को पावर से आउट करना है। एंड दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू सपोर्ट आउटसाइड, we are not part of the government but we will support in case of no confidence motion। so this is a last option, last choice for governor। तो एक प्रेफरेंस ऑर्डर। अब यही याद रखो, जो हमने याद करो जो हमने डिस्कस किया था श्री प्रकाशा डॉक्ट्रिन स्टार्टिंग में। श्री प्रकाशा डॉक्ट्रिन जो इवॉल्व होती है 1952 में तमिलनाडु के केस में। he was the governor of Tamil Nadu during and the first election, so he invited INC, and INC which was the single largest party। ये बहुत क्रिटिसाइज होती है कि अगर कोई प्री पोल अलायंस है आप उसको कैसे नहीं इनवाइट करते हो। सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड हियर कि जो प्री पोल अलायंस है पहले आप उसको इनवाइट करोगे, रेदर देन कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करोगे। भाई अलायंस बड़ा है जो कि पहले से बना हुआ, आप उसको इनवाइट करो, उनके पास एमएलए ज्यादा है। तो ये इसीलिए श्री प्रकाशा डॉक्ट्रिन जो होती है बहुत कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन होती है, हैवली मिसयूज होता है उसका तमिलनाडु में। एंड फाइनली श्री प्रकाश जो थे वो इनवाइट करते हैं श्री राजगोपालाचारी की गवर्नमेंट इन तमिलनाडु में 1952 में, विच वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ठीक। तो ये सब ऐसे ही है, बाद में सरकारी कमीशन देखो उसको चेंज कर देती है। सेकेंड डिस्क्रिशनरी पावर जो है दैट इज अ टेस्टिंग मेजॉरिटी। सो फ्लोर टेस्ट डायरेक्टिव्स ऑन कॉन्फिडेंस इज क्वेश्चनड।
तो हमने यहाँ भी डिस्कस किया कि फ्लोर के टेस्ट में कैसे डिस्क्रिशनरी पावर मिसयूज कर रहे हैं। इन 1989 ये केस है एसआर बम्बई का। एसआर बम्बई का केस कुछ ऐसा ही था, यही बताते हैं इसको। एसआर बम्बई का केस था क्या? एसआर बम्बई 1989 में 88 में चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, और कुछ एमएलए क्या करते हैं, वो एक साइन लेटर से रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं अपना डिससेटिस्फैक्शन टू गवर्नर। गवर्नर को ये लगता है कि एसआर बम्बई की गवर्नमेंट अब कॉन्फिडेंस में नहीं है, और अब इसमें क्या करें कि ही प्रिपेयर्ड बेसिकली रिपोर्ट टू सबमिट द प्रेसिडेंट कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है, यहाँ गवर्नमेंट पावर में नहीं, एंड लेट अस इंपोज प्रेसिडेंट रूल। बट एसआर बम्बई अप्रोच्ड गवर्नर कि सर जी मुझे एक चांस दे दो टू प्रूव आवर मेजॉरिटी इन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, कि हम उस लोकसभा में, सॉरी, इन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट लोकसभा, इन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, we will prove our majority whether we have confidence to run the government or not. We will prove this majority on the legislative assembly floor, rather than आप खुद ही क्यों स्पेकुलेशन कर रहे हो कि कुछ एमएलए, इवन तो सम एमएलए 13 एमएलए सपोर्टेड की जो आपको लेटर मिला वो फॉर्स लेटर है, और हमने सिग्नेचर नहीं किया, बट गवर्नर स्टिल प्रिपेयर्ड रिपोर्ट और सबमिटेड टू प्रेसिडेंट and recommended Article 356, and finally President rule was imposed in Karnataka and SR Bombay government was dismissed completely and legislative assembly was dissolved. SR Bombay का केस 1989 में ये डिसमिस कर दिया जाता है। तो गवर्नर इनको अलाउ ही नहीं करते हैं टू प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड देन SR Bombay approached Supreme Court. Matter was challenged in Supreme Court and Supreme Court took 5 years to decide this matter finally, और सारे मैटर क्लब होते हैं, और जब 1994 में इसका जजमेंट आता है, वी कॉल इट एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, और इसकी लैंडमार्क जजमेंट आती है और केसेस को लेके। क्या वो जजमेंट थी, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 1989 में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सबमिटेड a report to president to impose Article 356 based on a speculation that CM SR Bombay has lost the confidence in the House. CM requested to prove his majority, but governor did not allow, and Article 356 was imposed, and the chief minister was dismissed. Matter was challenged before Supreme Court. What Supreme Court did here? Supreme Court said कि government majority must be tested strictly on the floor of the assembly. वही लाइन जो मैंने पहले कहा, not governors subjective telling. वो खुद ही मैच करा रहे हैं, एमएलए कम हो गए, ज्यादा हो गए, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में, नहीं कॉन्फिडेंस में। दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। यू कैन ओनली टेस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। आपको क्या लगता है वो जरूरी नहीं कि सही है। सेकेंड, what Supreme Court said, if the material, the governor's report is found to be malified, politically motivated, irrelevant, speculative, judicial review will be applicable even in this discretionary power as well. So remember under Article 163 sub clause 2 जहां discretionary power था, जहां कोर्ट एंट्री नहीं कर सकता था, Supreme Court said no, we will enter, we will check, and if the report is malified, irrelevant and speculative, this discretion power while imposing president rule, we will check it, and if we will find malified, irrelevant and speculative, we will strike it, and once we will strike it, Supreme Court will get the power to restore that dismissed government and dismissed legislative, suspended legislative assembly, अगर वो modified ground पे impose किया गया है। ये बात याद रखना। अभी इसी को हम आपको एक एप्लीकेशन और दिखाएंगे नेबम रेबिया केस में, कि गवर्नर कैसे, कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जब गवर्नर डिसमिस कर देते हैं गवर्नमेंट को एंड इम्पोज्ड प्रेसिडेंट रूल, देन इन दिस केस व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड, Supreme Court found malified ground and strike down the president rule, and then after what Supreme Court did, Supreme Court restored the suspended assembly and dismissed government. But SR मुंबई के केस में ऐसा नहीं होता है। SR मुंबई के केस में क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है, उस टाइम 1989 में सस्पेंड होता है, 1994 में जजमेंट आती है, तब तक तो दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है। तो
If the court strikes down a proclamation under Article 356 as unconstitutional, then it has power to restore the dismissed government and suspended assembly. An assembly should not be dissolved immediately upon issuing proclamation under Article 356. It should be kept under suspended animation until Parliament approves it. होता क्या? आर्टिकल 356 अगर ये इम्पोज हुआ है, अगर प्रेसिडेंट गवर्नर ये रिपोर्ट सबमिट किए हैं ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, व्हाट विल हैपन? एग्जीक्यूटिव इमीडिएटली इट विल बी गॉन कंप्लीटली, ये आउट हो जाएगा, ठीक. बट व्हाट विल हैपन टू लेजिस्लेटिव असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये सबसे पहले सस्पेंडेड एनिमेशन पे जाएगी. सस्पेंडेड एनिमेशन मींस एमएलएज रहेंगे बट उनके पास वोटिंग का, डिबेट करने का, डिस्कस करने का, बिल पास करने का पावर नहीं रहेगा. दिस इज अ सस्पेंडेड एनिमेशन. Until unless Parliament approves Article 356 and with a special declaration की प्रेसिडेंट के थ्रू ये इशू हो कि डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, तब तक लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी ऑटोमेटिक. ये जब तक पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करती है 356 एंड प्रेसिडेंट सेपरेट ऑर्डर इशू नहीं करते टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, तब तक लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी. ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां गाइडलाइन सेट की, ठीक. So assembly should not be dissolved immediately upon issuing proclamation under Article 356. It should be kept under suspended animation until the Parliament approves it. And in this case, Supreme Court said कि federalism as well as the secularism are the basic structure doctrine. ठीक. This was SR Bombay case versus Union of India 1994, जो कि SR Bombay ये केस हार ही जाते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट रिस्टोर नहीं होती क्योंकि टाइम पीरियड बहुत हाई हो जाता है. बट ये इतनी लैंडमार्क जजमेंट थी कि बाद में सुप्रीम कोर्ट इसकी पावर को यूज करता है टू रिस्टोर द गवर्नमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स. इसका बहुत सिंपल एक अच्छा एग्जांपल यहां आपको दिखता है 2023 में महाराष्ट्र में. 2023 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट, शिवसेना की गवर्नमेंट, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट में 40 एमएलए रिवेल कर देते हैं. और जब ये 40 एमएलए रिवेल करते हैं तो बाद में जब गवर्नर इनवाइट करते हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए, तो इनको उद्धव ठाकरे को खुद ही अंडर कॉन्फिडेंस था, तो ये फ्लोर टेस्ट को फेस ही नहीं करते, रेजिग्नेशन दे देते हैं. बाद में जब ये मैटर चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट सेट कि ये जो प्रोसेस था आपकी गवर्नमेंट को डिसमिस करने का और जो यहाँ से 40 एमएलए आपको रिवेल किए थे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. बट प्रॉब्लम क्या है कि आपने रेजिग्नेशन दे दिया तो हम आपकी गवर्नमेंट रिस्टोर नहीं कर सकते. अदरवाइज मेरे पास ये भी पावर है कि मैं आपकी गवर्नमेंट को रिस्टोर कर देता, लेकिन आपने खुद ही रेजिग्नेशन, अगर आपने फ्लोर टेस्ट फेस किया होता और फिर भी गवर्नर आपको डिसमिस करते, देन सुप्रीम कोर्ट कैन रिस्टोर द गवर्नमेंट ऑफ उद्धव ठाकरे. बट यहाँ ये मिस कर जाते हैं अपॉर्चुनिटी. अभी आगे इसको हम देखते हैं. डिसमिसिंग द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो एक थोड़ा सा क्लासिक एग्जांपल, उत्तर प्रदेश गवर्नर रमेश भंडारी dismissed CM कल्याण सिंह गवर्नमेंट आफ्टर ए फैक्शन अलायंस विथड्रू सपोर्ट विदाउट अलाउइंग द कल्याण सिंह बीजेपी से थे, कल्याण सिंह टू प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. द गवर्नर श्योर इन जगदम्बिका पाल एज ए न्यू सीएम. बाद में जगदम्बिका पाल भी अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को, कल्याण सिंह को फ्लोर टेस्ट ही नहीं अलाउ करते हैं. सो अगेन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये चैलेंज होती है. सुप्रीम कोर्ट का केस मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सेज कि ऑर्डर इमीडिएट फ्लोर टेस्ट एंड फाइनली कल्याण सिंह वन और जगदम्बिका पाल यहाँ इनकी गवर्नमेंट को लैप्स कर जाती है. तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इमीडिएट फ्लोर टेस्ट इन कल्याण सिंह 1998 केस. बहुत फेमस केस हुआ और बहुत ही आर्बिट्री यूज था इसमें गवर्नर की पावर का. गवर्नर इवन डिड नॉट लिसन कि इवन उनको सिंपल मेजॉरिटी टेस्ट जो फ्लोर टेस्ट था वो अलाउ ही नहीं किए थे. So Kalyan Singh requested but he completely denied. रमेश भंडारी. तो बहुत ही ग्रॉस वायलेशंस है एंड बहुत क्लासिक केस है, आपको फेमस बुक वगैरह में मिलेगा तो इसलिए मैंने लिखा है. एंड ये हमने थर्ड डिस्कस किया कि डिसमिसिंग द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर.
second, third testing majority on the floor test, on the legislative assembly, ठीक है, हाउस में. एंड देन जो फोर्थ है, दैट इज a legislative assembly without aid and advice of council of minister. The governor of Arunachal Pradesh did summon the house without aid and advice of the council of minister. He also set the agenda of the house. This famous case later on challenged before the court, Supreme Court, and this famous case we call it Nebam Rebia versus Deputy Speaker of Arunachal Pradesh 2016 केस. इस केस में हुआ क्या, हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. नेबम रेबिया केस, वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016. इस केस में होता क्या है, नेबम टूकी जो कि आईएनसी से चीफ मिनिस्टर थे, और आईएनसी से चीफ मिनिस्टर थे, तो इसमें जो सम एमएलएस थे वो रिवेल कर देते हैं, एंड फाइनली पैरेलली होता क्या है कि गवर्नर जो होते हैं उनको ये सेंस हो जाता है कि नेबम टूकी की गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस नहीं है. तो नेबम टूकी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि चीफ मिनिस्टर थे, और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो समनिंग था, फर्स्ट सेशन था लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो जैन 2016 में फिक्स किया था. गवर्नर उस सेशन को ही एडवांस करके दिसंबर 2015 में कर देते हैं. एंड व्हाट गवर्नर डिड, गवर्नर बेसिकली गवर्नर इसके बाद भी क्या करते हैं, डिसाइडेड द एजेंडा ऑफ द हाउस एज वेल, कि कौन सा मैटर पहले डिस्कस होगा ये हम डिसाइड करेंगे जब हम दिसंबर 2015 को मिलेंगे. तो ये अब विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. पैरेलली क्या होता है, इसमें जो स्पीकर होते हैं उनका नाम था नेबम रेबिया. नेबम टूकी सीएम थे, नेबम रेबिया स्पीकर थे. स्पीकर रूलिंग पार्टी से होते हैं, ऑब्वियस सी बात. तो इसमें क्या होता है, एमएलएस इनके अगेंस्ट में भी रिमूवल मोशन इशू कर देते हैं. सो नोटिस इशू हो जाती है कि टू रिमूव द स्पीकर, एंड इनके अगेंस्ट में ये एमएलएस क्या करते हैं कि रेबल कर देते हैं. तो गवर्नर को ये डाउट होता है कि नेबम टूकी की गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो ये क्या करते हैं, विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही बेसिकली एडवांस द सेशन. ही समन्ड सेशन इन दिसंबर while it was scheduled in January 2016. He basically decided to convene the session in December 2015 without aid and advice of the Council of Ministers. And he decided the agenda of the House कि सबसे पहले हम इस हाउस में ये डिस्कस करेंगे to remove the speaker. To remove the speaker. Unilaterally he was deciding, and he fixed the agenda of preponed and later preponed the session as well. सो ये यहां चीज होती है. अब यहां प्रॉब्लम ये थी कि दिसंबर 2015 में सेशन होने वाला था. उससे पहले जो नेबम रेबिया स्पीकर थे, ये रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं टू डिस्क्वालीफाई दोज रेबल एमएलएज अंडर 10th शेड्यूल, कि हम पहले उन्हीं को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं बिफोर कन्वीनिंग दिस दिसंबर सेशन. तो सेशन दिसंबर में, उससे पहले ही रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. अब रिमूवल, बट ये एमएलएस क्या करते हैं, सेपरेटली मिलते हैं, सेपरेटली लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर मिलते हैं ये रेबल एमएलएस जो होते हैं, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं एंड रिमूवल मोशन भी पास करते हैं. रिमूवल मोशन फॉर द स्पीकर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डेप्यूटी स्पीकर. ठीक, ये सेपरेटली मिलते हैं असेंबली हॉल में, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कि चीफ मिनिस्टर नेबम टूकी की गवर्नमेंट को यहां से गिरा दिया जाए और स्पीकर को रिमूव कर दिया जाए. फाइनली ये मैटर क्या होता है, फाइनली गवर्नर इस मैटर को देखते हैं, एंड गवर्नर थॉट की लेट अस सबमिट रिपोर्ट
to president and impose article 356 and finally president rule impose होता है और नेबम टूकी की गवर्नमेंट जो कि चीफ मिनिस्टर थे वो डिसमिस हो जाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सस्पेंडेड एनिमेशन पर चली जाती है, सस्पेंड हुआ। नाउ सीएम नेबम टूकी and Nebam Rabia approached Supreme Court. This matter challenged in Supreme Court in 2016 and now the judgment is here. Nebam Rabia versus Deputy Speaker Arunachal Pradesh Legislative Assembly case 2016. So the governor of Arunachal Pradesh did summon the house without aid and advice advance में and he also set the agenda कि सबसे पहले हम स्पीकर को जब कन्वीन होगा सेशन तो सबसे पहले स्पीकर को रिव्यू करेंगे। ये मैटर जब चैलेंज होता है आर्टिकल 356 इंपोज हो चुका है, गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड है, एनिमेशन है एंड देन सीएम अब सीएम नहीं रहे। बाद में जब मैटर चैलेंज हुआ व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड कि गवर्नर्स पावर अंडर आर्टिकल 174 टू समन प्रोरोग और डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली है इज नॉट एब्सोल्यूट और डिस्क्रिशनरी पावर, इट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड on the aid and advice of the Council of Minister and Chief Minister. Without aid and advice of the Council of Minister and Chief Minister, Governor cannot prorogue or summon the House or advance the House. And ये जो मैटर लेजिस्लेटिव एजेंडा डिसाइड कर रहे हैं असेंबली का, ये तो बिल्कुल ही गवर्नर की पावर के बियॉन्ड है। What will be discussed in the legislative assembly after convening the house, after summoning the house, that is not the job of the governor to decide. It is the job of the speaker, deputy speaker to decide, or the people in the legislative assembly to decide, rather than the governor to decide. ठीक, तो ये क्लियर कट यहां सुप्रीम कोर्ट कहता है गवर्नर कैन नॉट यूनिलेटरली एडवांस द पोस्टपोन असेंबली विदाउट मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, यूनिलेटरी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, नथिंग इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन हियर। यू विल एक्ट एंड एडवांस और पोस्टपोन द सेशन और प्रोरोग द सेशन ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कैन नॉट डिक्टेट द लेजिस्लेटिव एजेंडा। जो हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर क्या डिस्कशन हो रहा है वो गवर्नर की कैपेसिटी के बियॉन्ड है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में वो ये भी पुश करते हैं, ये भी डिसाइड कर देते हैं कि क्या आप डिस्कस करोगे जिस दिन सेशन होगा जनवरी में, सॉरी दिसंबर में। द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल पावर बाय गवर्नर अंडर आर्टिकल 163 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जो कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बम्बई वगैरह के केस में ही बोल चुका है। Finally, the Supreme Court ordered the restoration of status quo ante and effectively reinstated the ousted Nebam Tuki government. ये पावर कहां थी? पहले ही ऑलरेडी ये रिस्टोर करने की पावर सुप्रीम कोर्ट एसआर बम्बई के केस में ऑलरेडी बोल चुका है कि अगर हम देखते हैं कि आर्टिकल 356 जो है अगर ये मालाफाइड पॉलिटिकली मोटिवेटेड इरेशनल बेसिस पे अप्लाई हुआ है देन वी विल कॉस इट एंड आफ्टर कॉसिंग दिस प्रेसिडेंट रूल through judicial review, we will restore the government and restore the suspended legislative assembly. And the same thing Supreme Court did here, reinstated the Nebam Tuki government. On the other hand, जब एसआर बम्बई का केस था तो सुप्रीम कोर्ट फेल हो जाती है क्योंकि 5-6 ईयर लग जाते हैं टू डिसाइड एसआर बम्बई केस, ठीक है। बट यहाँ सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर कर देती है। 23 में भी उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट रिस्टोर हो जाती, बट व्हाट उद्धव ठाकरे डिड, उद्धव ठाकरे रिजाइंड हिमसेल्फ बिफोर without facing the floor test, so he was under confidence during that time and he resigned himself, तो ये प्रॉब्लम वहां हो गई। फिफ्थ डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो रिजर्विंग बिल्स को लेके है। सो बिल को रिजर्व करने की एक पावर अंडर 200 आर्टिकल 200 में है, एक पावर 201 में है जहां प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व हो जाता है। जब गवर्नर आर्टिकल 200 अप्लाई करते हैं तो गवर्नर के पास ऑप्शन क्या होते हैं? ईदर असेंड द बिल और withhold the assent or send back that bill to legislative assembly
accept money bill. If it is not money bill, then send back it, or reserve for the consideration of president. तो ये 4 ऑप्शन गवर्नर के होते हैं जो कि ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है एंड शुड बी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट इसी का मिसयूज गवर्नर फिर करते हैं। अब गवर्नर इसका मिसयूज कैसे करते हैं, ये क्लासिक केस एक होता है पंजाब का 2023 में। हीटेड टूटेड डिबेट थी सीएम भगवंत मान की और गवर्नर ऑफ पंजाब की। तो पंजाब के गवर्नर ने पूछा कि बेसिकली चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, सीएम भगवंत मान, सीएम भगवंत मान ने कुछ प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को सेलेक्ट किया था एंड ही वाज सेंडिंग दोज टीचर्स प्रिंसिपल्स टू सिंगापुर फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो गवर्नर ने पूछा कि आप किस क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको सिलेक्ट किए हो। तो भगवंत मान ने, बीइंग अ कॉमेडियन, वंस अ कॉमेडियन ऑलवेज कॉमेडियन, एंड ही रिप्लाइड थ्रू ट्विटर पर रिप्लाई करते हैं कि मेरा तो छोड़ो, मैंने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया, आप किस बेसिस पे सिलेक्ट हुए हो, आप पहले बताओ। तो ये हीटेड डिबेट चलती है और फाइनली गवर्नर क्या करते हैं कि सेशन ही नहीं समन करते हैं, बजट सेशन ही नहीं समन करते हैं। और बाद में जब बजट सेशन समन भी होता है तो प्रोरोग नहीं होता है, एक्सटेंड होता है। एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बाद में बहुत सारे बिल पास करती है, वो सारे के सारे रिजर्व कर दिए जाते हैं और गवर्नर उसे पॉकेट वेटो अप्लाई कर देते हैं। ये मैटर चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में, द नेम स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी and principal secretary the governor of Punjab 2023, and what Supreme Court has held here: no pocket veto. Governor cannot simply sit on those bills indefinite period of the time without taking further action. So there is no such concept like pocket veto in the constitution. You cannot apply pocket veto for indefinite period of time. And mandatory return as soon as possible, the word is mentioned in the constitution with a message requesting reconsideration. आपको जो चाहिए, जो changes चाहिए, mention that through message. And binding second time, if the same legislative assembly pass the same bill with or without amendment, then the governor has no other option but to sign it. So ये 3 जजमेंट, 3 गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट इनके केस में देता है जब वो बिल को रिजर्व करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इस जजमेंट को तमिलनाडु भी देख रहा था। तमिलनाडु को लगा कि यार प्रॉब्लम तो वहां सॉल्व हो गई, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर गया, और जो कि आर्टिकल 163 में था कि कोर्ट इंटरवीन ही नहीं करेगा, यहाँ तो इंटरवीन करके मैटर ही सॉल्व कर दिया, तो हमारा भी मैटर सॉल्व कर सकता है, क्योंकि हमारे भी गले की हड्डी मिस्टर आर.एन. रवि हैं जो कि सारे बिल को ही रिजर्व कर बैठे हैं। अब आर.एन. रवि जो कि टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे थे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्पीच में से ओमिट कर देते थे, सो पर्टिकुलर लाइन स्टैंजा, आर.एन. रवि ने भी पहले कुछ बिल्स को रिजर्व कर दिया अंडर आर्टिकल 200। बाद में जब लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से वो बिल पास करती है तो सेकंड टाइम वो रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के लिए। वो 10 बिल्स रहते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सम बिल्स ही हिमसेल्फ विदहेल्ड, सम सेंट टू प्रेसिडेंट, एंड नाउ तमिलनाडु गवर्नमेंट अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। दिस फेमस केस वी कॉल इट स्टेट ऑफ तमिलनाडु versus governor of Tamil Nadu 2025 April judgment. Supreme Court applied here Article 142, the complete justice, invoked Article 152, and what Supreme Court did here, Supreme Court set timeline, binding timeline for both president as well as the governor to decide the matter, to decide the bill, कि जो certify कर रहे हो उसकी एक binding timeline होगी। What Supreme Court said here, referring re-adopted bills to the president is illegal, क्योंकि ये जो 201 में मिस्टर आर.एन. रवि रेफर करते हैं प्रेसिडेंट को, वो सेकंड टाइम जाता है गवर्नर के पास, फर्स्ट टाइम का नहीं था। उसको लेजिस्लेटिव असेंबली सेकंड टाइम पास करती है। रूल ये है सेकंड टाइम पास करने का, तो हमने पढ़ा कि सेकंड टाइम बाइंडिंग होता है। तो आर.एन. रवि को ये लगा कि अगर हमें सेकंड टाइम आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, 201 के थ्रू कर देते हैं प्रेसिडेंट के पास, नहीं तो मेरे पास रहेगा तो मुझे तो साइन करना ही पड़ेगा। तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड कि अगर वो रीअडॉप्टेड बिल्स हैं देन आप सेंड कर रहे हो प्रेसिडेंट को, दैट इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड हियर दैट ड्यू टू ग्लेरिंग, प्रोलॉन्ग्ड, अनएक्सप्लेन्ड एंड इनडेफिनिट इनएक्शन, these bills are considered deemed assent।
वो सारे के सारे बिल को सुप्रीम कोर्ट डीम्ड असेंट मान लेता है कि वो सपोज कर लिया जाता है कि उस पर प्रेसिडेंट और गवर्नर की सिग्नेचर हो चुकी है. नाउ दोज बिल्स विल बिकम ऑटोमेटिक एक्ट. ये फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में होता है कि कोई बिल विदाउट असेंट ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट वो एक्ट बन जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142 and sequence of article 200 option. The reserving bills for the president must be done in first instance. जो मैंने कहा कि सेकंड टाइम अगर पास हुआ तो तब आप प्रेसिडेंट को रिकमेंड नहीं करोगे, फर्स्ट इंस्टेंस में आपको करना पड़ेगा. Once bill is rewritten, repassed by the assembly and represented, then the governor has no option but to grant sign. Then he cannot reserve for the consideration, reserve for the president. वो सेकंड टाइम में नहीं, फर्स्ट टाइम में ही होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो ग्रॉस वायलेशन था तो आपको फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं समझ में आया. A set of binding guidelines for both governor and president. टाइमलाइन यहां डिसाइड होती है, ये टाइमलाइन है. सो अंडर आर्टिकल 200 फॉर गवर्नर 1 month टू एक्ट ऑन बिल, एक ही मंथ मिलेगा, एंड 3 month if acting contrary to the cabinet advice, and 1 month to grant the assent once bill is repassed again. सो ये 3 month का टोटल इनको टाइम स्पैन मिलता है. And for president as well, there is a 3 month for the president to sign the bill, 1 month for the governor to reserve the bill for the consideration of president. ठीक है, and 3 month president को भी टाइम मिलता है to sign that bill. The court said here a non-elected constitutional head, that means the governor, cannot exercise an absolute or pocket veto over state legislation. ये state legislation जो है ये मैंडेट है. मैंडेट किसका है? पब्लिक का. और अगर किसी के पास पब्लिक का मैंडेट है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली नॉन इलेक्टेड नॉमिनेटेड पर्सन उसके मैंडेट के ऊपर नहीं बैठ सकता, उस पर पॉकेट वीटो नहीं अप्लाई कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट से कि ये नहीं हो सकता एंड सेट स्ट्रिक्ट टाइमलाइन. अब ये मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि ये सारी टाइमलाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखी नहीं गई. देन व्हाट प्रेसिडेंट डिड? प्रेसिडेंट इन्वोक्ड आर्टिकल 143 16th presidential reference. And in 16th presidential reference, President seek Supreme Court advice on this power related gubernatorial and presidential assent power जो भी है, इसमें क्या क्या क्लैरिफिकेशन के लिए इन्होंने आर्टिकल 143 इन्वोक कर दिया एंड सुप्रीम कोर्ट ये एडवाइस इसमें मांगी. सुप्रीम कोर्ट की अब यहाँ 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ बैठती है. एंड व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड एडवाइज्ड हियर, सुप्रीम कोर्ट सेड कि ये जो डीम्ड असेंट का कंसेप्ट यहाँ इवॉल्व हुआ है, ये जो तमिलनाडु की केस था 2025 का, ये 2 जज बेंच था और इसमें डीम्ड असेंट आइडिया इवॉल्व हुआ है. इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट सेड कि ये जो डीम्ड असेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. क्यों? क्योंकि एज अ सच आइडिया हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. दिस इज अ कंप्लीटली एलियन कंसेप्ट एंड दिस इज अ इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ऐसा कुछ नहीं है. द कोर्ट कैन नॉट इम्पोज टाइमलाइंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज लाइक गवर्नर एंड प्रेसिडेंट. इन सब पे कोई बाइंडिंग एडवाइस नहीं है, बाइंडिंग टाइमलाइन नहीं है. Limited judicial review will be applied and the court can issue amendments in case of prolonged, unexplained and indefinite inaction. अगर ज्यादा ग्रॉस वायलेशन होता है. ठीक है, तो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस प्रेसिडेंशियल 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में. हम वो सारे नहीं डिस्कस करते हैं क्योंकि उन सबकी जरूरत नहीं है, बट ये आपको याद रखना कि देयर नथिंग सच कंसेप्ट लाइक डीम्ड असेंट और कोर्ट कैन नॉट इम्पोज स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस. बट यहाँ ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये 5 जज बेंच थी, ये 2 जज बेंच थी और ये प्रॉब्लम ये है कि ये एक एडवाइजरी थी और ये एक जजमेंट थी. तो आइडियली तो यही जजमेंट अभी भी प्रिवेल करती है, बट ये प्रेसिडेंशियल एडवाइस की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस है. बट लीगली अभी भी ये जजमेंट ही वैलिड है कि ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है. बट देखो अब आगे क्या होता है, कभी चैलेंज होता है, कोई फ्रिक्शन होता है. बट अभी यही है कि 3 मंथ की टाइम लिमिट है गवर्नर के पास, 3 मंथ की टाइम लिमिट है प्रेसिडेंट के पास. बट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में उन्होंने क्लेरिफाई किया कि डीम्ड असेंट वगैरह जैसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और कोई टाइमलाइन
नहीं है, ये एज एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट इशू करता है टू प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि एडवाइजरी बाइंडिंग नहीं होती है, तो अभी ये ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं है, जजमेंट बाइंडिंग होती है, तो अभी भी ये वैलिड है, ठीक। सो अब आप एक चीज ये देख रहे हैं कि कैसे हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, पहले एक इशू कि रिजर्विंग बिल्स में क्या इशू था, कैसे उसका मिसयूज हो रहा है, तो जब आप क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप इसको इशू चैलेंजेस जो भी है मिसयूज में आप इसको ये लिखोगे, फिर आप जब सेकंड पार्ट लिखने लगोगे तब ये जजमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट की सोल्यूशंस हो गया, वे फॉरवर्ड हो गया, टाइमलाइन हो गया, सेकंड पार्ट में लिखोगे। हम केस बाय केस लिखे हैं कि पहले इशू लिख के इमीडिएटली उसका देखो वे फॉरवर्ड दे दिए, ताकि आपको इफेक्टिवली ये मेमोराइज रहे, आप इसको बोलो ना और इमीडिएटली आप जान जाओ कि उस पर्टिकुलर इशू का सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। हमने यहाँ भी ऐसे ही डिस्कस किया है कि टेस्टिंग मेजॉरिटी इमीडिएटली एसआर बोमई का केस, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, लेकिन आपको पहले इशूज लिखना है, फिर ये फाइनल जजमेंट एक साथ लिखनी है, 2 पेज 3 पेज मिलते हैं तो ज्यादा स्पेस रहता नहीं है। डिसमिसिंग चीफ मिनिस्टर, देन एग्जाम्पल, देन वे फॉरवर्ड, ठीक है, देन द समनिंग लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट एड एंड एडवाइस, देन एग्जाम्पल, देन वे फॉरवर्ड जजमेंट। तो पहले इसको आप चैलेंजेस में लिखोगे, यहाँ एग्जाम्पल भी लिखोगे, देन उसके बाद जब सेकंड पेज में लिखने लगोगे आंसर तो ये जजमेंट लिखोगे, ठीक। तो ऐसे करके आपको लिखना है, यहाँ तो हम एक साथ ही कर रहे हैं ताकि आपको इमीडिएटली वो समझ में आ जाए कि एक पर्टिकुलर इशू का क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन है, ठीक। सो हमने ये डिस्कस कर दिया प्रेसिडेंशियल डिफरेंस। Some other issues and recommendations by some committees, and first very committee was established, Raja Mannar Committee. Raja Mannar Committee was established in 1969 by state government, तमिलनाडु डीएमके की गवर्नमेंट उसको एस्टेब्लिश करती है, और ये हैवली क्या करती है, रेशनलाइज कर देती है गवर्नर की पावर को, सजेस्ट करती है कि आप इसकी पावर को रिड्यूस कर दो। इनफैक्ट राजा मन्नार कमेटी रिकमेंडेड टू एबॉलिश आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, इसको एबॉलिश ही कर दो। इट वाज राजा मन्नार कमेटी इनफैक्ट व्हिच रिकमेंडेड टू एबॉलिश ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। सोचो अगर ये एबॉलिश कर दिए होते तो हम लोग पढ़ ही ना रहे होते 1969 में ही, ठीक। तो ये रिकमेंड करती है कि इसको एबॉलिश कर दें। तो राजा मन्नार की कमेटी स्टेट लेवल पे सेटअप होती है तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहता, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इसकी इंपॉर्टेंस देती नहीं है। सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट, वी विल डिस्कस टू कमिटी। वन इज सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन established by government of India in 1983 to analyze the center state relation, and one favorite area was सरकारिया कमीशन, that is the analysis of the governor's role, कि गवर्नर की क्या पावर है और कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे बेटर इस फेडरलिज्म की आइडिया को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एंड व्हाट सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड हियर, द क्वालिफिकेशन एंड नॉन पार्टिजन एलिजिबिलिटी, कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए व्हाइल यू आर गोइंग टू चूज द गवर्नर, और कैसे आप सिलेक्ट करोगे गवर्नर को। व्हाट सरकारिया कमीशन सेड, सरकारिया कमीशन इन फर्स्ट आइडिया सेड कि डिटैच्ड फिगर, द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन इन सम वॉक ऑफ लाइफ, हेलिंग फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, सम एमिनेंट पर्सन लाइक क्रिकेटर हो गया, लाइक एक्टर हो गया, लाइक स्पोर्ट्स पर्सन, या कोई पर्टिकुलर जज हो गए, कोई साइंटिस्ट हो गए, कोई ऐसा पर्सन, एमिनेंट पर्सन इन किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हो, उसको आप इनवाइट करो। ऐसा नहीं कि हमेशा गवर्नर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए, रूलिंग पार्टी से आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पॉलिटिकल मिसयूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड शुड बी आउटसाइड द स्टेट, लोकल पॉलिटिक्स से कंप्लीटली डिटैच होना चाहिए, नहीं तो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेगा। ये बाय द वे आज भी फॉलो होता है, except some cases earlier in 60s 50s it was violated by the government, otherwise more or less हम आज भी फॉलो करते हैं कि जिस स्टेट में गवर्नर रहते हैं वो किसी दूसरे स्टेट से रहते हैं, उस सेम स्टेट के नहीं रहते हैं। बट ऐसा नहीं है फॉलो हुआ है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर के केस में आप देखोगे बहुत बार गवर्नर जम्मू कश्मीर से ही अपॉइंट हुए हैं। नो रिसेंट पॉलिटिक्स, द अपॉइंटेड शुड नॉट हैव टेकन एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स पर्टिकुलरली इन द रिसेंट पास्ट, तभी वो न्यूट्रलिटी पोजीशन मेंटेन हो पाएगी। This was the recommendation by Sarkaria Commission. What Sarkaria Commission suggested? Other thing, mandatory consultation with Chief Minister. While you are going to appoint the governor, this should be mandated. Complete consultation and effective consultation. With whom? With Chief Minister. Because governor is going to work with
चीफ मिनिस्टर, तो उनका कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर दैट यू नीड टू डू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 155 156 आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, एंड डू इट। एंड थर्ड, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। हमने देखा कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर्स पोजीशन, ऑल्दो 5 years इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करती है। सरकारी कमीशन सेट कि ये फिक्स होना चाहिए, फुल 5 term होना चाहिए, एंड रिमूवल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर शुड हैपन ओनली इन रेयर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, मोरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपरिटी विथ रीजंस डिस्क्लोज्ड, कंप्लीटली फुल्ली उसकी एनालाइज होना चाहिए, एंड देन यू कैन रिमूव इट। अदरवाइज जस्ट बिकॉज प्लेजर ऑफ ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आप रिमूव नहीं कर सकते हो। एंड द पोस्ट गवर्नर बार, after completing their term, governors should be barred from accepting any active political office or office of profit under the union or state governments, except maybe second term of governor or the higher constitutional post like vice president or president। यही सब पोजीशन को छोड़ करके कि सेकंड टाइम फिर से आप गवर्नर कर रहे हो या वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हो, प्रेसिडेंट बना रहे हो, अदर किसी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट के लिए उनको कंप्लीटली बार होना चाहिए। नहीं तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहेंगे तो हमेशा एज अ सेंट्रल एजेंट की तरीके से वर्क करेंगे रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरीके से इन लियोर ऑफ जॉब। तो ये चीज आप यहाँ बैन कर दो, कंप्लीटली स्टॉप कर दो। ये पोस्ट अपॉइंटमेंट जो है कि पोजीशन के बाद जो अपॉइंटमेंट है, ये इसको कंप्लीटली यहाँ स्टॉप होना चाहिए। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर अडॉप्टिंग ए चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग हंग असेंबली। हमने पहले यहाँ डिस्कस किया कि सरकारी कमीशन इसके लिए प्रॉपरली सजेशन देता है कि फर्स्ट गवर्नर शुड इनवाइट द पॉलिटिकल पार्टीज प्री पोल अलायंस, देन द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, देन आफ्टर दैट द पोस्ट पोल अलायंस, देन द पोस्ट पोल अलायंस विथ द पार्टीज व्हिच आर सपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड। ये चार मॉडल की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको एक सीक्वेंस में ही ये जो प्रेफरेंस है इसी वे में इनवाइट होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हंग असेंबली। सो जो डिस्क्रिशन की पावर है ये रिड्यूस हो जाएगी। तो जो इसका मिसयूज हुआ, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के केस में, गोवा के केस में, वो रिड्यूस हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ये। इन हंग असेंबली सिनेरियो गवर्नर मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो ए सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो वो चारों जो मैंने बताया, सब्जेक्टिव डिस्क्रिशन नहीं फॉलो करना चाहिए। एंड देन द फ्लोर टेस्ट एज अ सोल डिटरमिनेंट ऑफ मेजॉरिटी, जो कि आप देखते हैं इन केस ऑफ एसआर बोम्मई केस 1994, सुप्रीम कोर्ट सेड कि द गवर्नर must not assess whether a government or chief minister holds a majority based on personal judgment or private petitions or speculation। कि खुद की टैली ना मैच कराओ कि कितने एमएलए सीएम के पास हैं, कितने एमएलए सीएम के पास नहीं है। It is the only floor testing is the way to test the confidence of the government on the floor of the legislative assembly, and here you can test the confidence of the government rather than your own speculation। आप खुद ही समझ रहे हो कि अच्छा 4 एमएलए निकल चुके हैं, डिफेक्ट हैं, तो गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में नहीं है। दैट इज नॉट द वे। सो इट इज द फ्लो टेस्ट विच विल डिसाइड कि वेदर द गवर्नमेंट हैज द कॉन्फिडेंस और नॉट। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि एसआर बोम्मई के केस में सुप्रीम कोर्ट इसको एस्टैब्लिश कर देता है, बिकॉज एसआर बोम्मई के केस, एसआर बोम्मई 1989 में गवर्नर अलाउ ही नहीं करते फ्लो टेस्ट को। सेम आइडिया एमएम पूची कमीशन इन 2007 जब सेंटर स्टेट रिलेशन को एनालाइज करने के लिए एस्टैब्लिश हुआ, सेम आइडिया सपोर्टेड बाय एमएम पूची आल्सो। फाइनल जजमेंट, फाइनल रिपोर्ट केम इन 2010, कंप्लीट रिपोर्ट। एंड व्हाट एमएम पूची कमिटी आल्सो सेड अदर देन सरकारिया कमीशन कि अपॉइंटमेंट वाया ब्रॉड बेस्ड कमिटी, the governor should be appointed by committee, and a committee होनी चाहिए consist of prime minister chairman, home minister, speaker of lok sabha and chief minister of the concerned state। और जब ये कमिटी स्टैब्लिश होगी तो इसकी एक प्रॉपर डिबेट डिस्कशन भी रिकॉर्ड होगा, वो पब्लिक होगा, और फिर उसके बेसिस पे हम गवर्नर को डिसाइड करेंगे, उससे एक अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी। एंड देन एमएम पूची कमीशन रिकमेंडेड कि डिलीट दिस डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो आप रखे हो, इसको हटा दो। ये जो प्लेजर है डॉक्ट्रिन का, गवर्नर में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ड्यूरिंग द ये कि ड्यूरिंग द प्लेजर इंटायर प्लेजर पीरियड ही विल एंजॉय, ये डॉक्ट्रिन प्लेजर जो है इसको रिमूव कर दो।
और जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस, इसको इंट्रोड्यूस करो। ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है? रिमूवल ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अंडर आर्टिकल 156 शुड बी अमेंडेड टू रिमूव द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्लॉज प्रिवेंटिंग आर्बिट्री डिसमिसल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिपीट कर दिया हूं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये टर्म रिमूव कर दो, एंड जो इम्पीचमेंट है इसको स्टेट लेजिस्लेचर में दे दो। सो इम्पीचमेंट बाय स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर शुड ओनली बी रिमूव्ड थ्रू a formal impeachment process by the state legislature like president। तो ये रिमूवल इम्पीचमेंट, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू होना चाहिए, जैसे आप प्रेसिडेंट में कर रहे हो, रदर देन कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर रखे हो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये रॉन्ग है, आप इस वर्ड को डिलीट कर दो। इससे मोर अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, इससे गवर्नर भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव असेंबली, बट हमने ये किया नहीं। फिक्सिंग द टाइम लिमिट्स टू असेंड द बिल, जो कि तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट कर देता है, एंड बाद में सिट की नहीं इन प्रेसिडेंशियल डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट सेज कि देयर इज नो सच प्रोविजंस, कोर्ट कैन नॉट इंपोज टाइमलाइन ऑन दीज बिग डिग्निटरीज और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स लाइक गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। तो ठीक है, वहां हमने नहीं इंपोज किया, बट वही आइडिया था कि एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ का टाइम पीरियड होना चाहिए टू डिसाइड दोज बिल्स अंडर आर्टिकल 200 201, सो दैट ये पॉकेट वीटो वाला कंसेप्ट जो है ये ना रह जाए। इस टाइपिंग स्टेचुटरी एक्स ऑफिशियो रूल्स, एमएम पूची कमीशन रिकमेंडेड कि आप जो अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क इनको दे रहे हो, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के चांसलर बना दे रहे हो, जो हेड होते हैं एक्स ऑफिशियो रूल्स इनका होता है, ये ना दो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क नहीं है, इसको आप स्टेट को दे दो कंप्लीटली मैनेज करने के लिए। ये चांसलर वाला इशू एक्स ऑफिशियो रोल जो है, आप इसको गवर्नर से ना करो, गवर्नर का रोल जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ही रहने दो, सो दैट ये नजर रखे स्टेट पर, अदर देन कि आप यूनिवर्सिटी वगैरह को सारे काम गवर्नर को दे देते हो। सो द प्रैक्टिस ऑफ ऑटोमेटिकली असाइनिंग द गवर्नर स्टैट्यूटरी रोल्स सच ए चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज शुड बी अबॉलिश्ड। और इसी को इसलिए आप देखते हैं कि जब आर एन रवि होते हैं तमिलनाडु में, तो मेजॉरिटी ऑफ बिल्स ही रिजर्व्ड इट वाज रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट प्रोसेस, चांसलर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड ही होते हैं। तो यहाँ सजेशन है मैं पूछी का था, उसको सेपरेट ही रखो स्टेट के अंडर में, उसको यहाँ नहीं लेकर आओ। द गवर्नर्स फंक्शंस शुड बी स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू दोज conferred by the constitution, avoiding unnecessary administrative friction with the state government, क्योंकि जितना आप गवर्नर की पावर एक्सपेंड करोगे उतना फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो आप ये यूनिवर्सिटी वाला जो प्रॉब्लम है इसको स्टेट में ही रहने दो। क्लियर कंस्ट्रेंट्स ऑन डिस्क्रिशनरी सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट मिनिस्टर्स, ये गवर्नर के पास पावर होनी चाहिए। इफ द काउंसिल्स एडवाइस इज बायस्ड और डिजाइन्ड टू शील्ड ए करप्ट मिनिस्टर, the governor may exercise independent discretion provided there is a compelling material evidence। माला फाइट politically motivated नहीं होना चाहिए, rational without applying mind, rather than अगर proper material evidence है तो उस बेसिस पे गवर्नर क्या करे, किसी भी मिनिस्टर को सीज कर सके, ठीक। एंड गवर्नर शुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये दोनों सरकारिया और पूची कमीशन आती है, मोर और लेस सेम लाइन पे रहती है, कुछ रिकमेंडेशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल की एमएम पूची की कमीशन जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, इसको रिमूव करने की बात करती है और इसके जगह पे इम्पीचमेंट प्रोसेस इंट्रोड्यूस करने की बात करती है कि हम इम्पीचमेंट प्रोसेस इंट्रोड्यूस करेंगे एंड दैट इम्पीचमेंट विल बी डन बाय स्टेट लेजिस्लेचर रादर देन ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रिमूवल, ठीक। तो ये चीजें एमएम पूची में आती हैं और सरकारिया कमीशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि आप दो अगर रिकमेंडेशन याद रखोगे तो एग्जाम में 4 रिकमेंडेशन बहुत आराम से लिख सकोगे और 4 ही रिकमेंडेशन में आपका काम हो जाएगा। इतने सारे रिकमेंडेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आई हैव रिटन 6 रिकमेंडेशन, जस्ट 2 अगर आप याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल सरकारिया कमीशन में आप ये याद कर सकते हैं, सरकारिया कमीशन में आप ये याद कर सकते हैं, और इसमें आप ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर वाला याद कर सकते हैं। दैट्स इट। आप इसमें 3 भी याद कर लोगे तब भी हो जाएगा, उतने से ही काम हो जाएगा, या आप ये याद कर लें, दैट्स इट, मोर देन इनफ। इससे ज्यादा स्पेस ही नहीं रहता, आपको वहां जगह ही नहीं है। 2 पेज 3 पेज में कहाँ लिखा होगा, और भी आर्गुमेंट रहेंगे, कमेटी की रिपोर्ट ही थोड़ी रहेगी, ठीक। तो इससे ज्यादा नहीं इसमें करने का। नाउ द फाइनल कंक्लूजन, द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज नॉट एन इलेक्टेड वन। सिंपल। अब देखो यहाँ ये है कि हमने बहुत सारे कंटेंट डिस्कस किया,
अब आप सारे कंटेंट एक साथ तो बॉडी में लिख नहीं पाओगे, तो कोई जजमेंट हो गई, कोई कमेटी की रिपोर्ट हो गई, जस्ट आप उसको एज अ कंक्लूजन लिख लो। इसलिए मैंने कुछ ऐसा ज्यादा नहीं लिखा है, रैंडम उसी आर्गुमेंट को रिपीट किया ताकि अननेसेसरी कंटेंट नहीं जनरेट करने का। अगर आपको थोड़े से कंटेंट से काम हो जा रहा है तो और भी पेपर हैं, और भी अभी पार्ट हैं, वहां आप डिस्कस करो, वहां ही आप प्रिपेयर करो। जस्ट ये नहीं कि पूरा पूरा गवर्नर ही डिस्कस करने लगो। The office of governor is not an elected one, but only an executive nominee whose powers flow from aid and advice of the cabinet. Nebam Rabia case 2016 हमने देखा। The constitutional head is supposed to be impartial and neutral, not the agent of the center or ruling party agent. The governor must uphold the will of federalism, which is the basic structure doctrine. SR Mumbai case 1994. Sarkaria Pucci Commission emphasized codification of rules, institutionalized safeguards over subjective discretion in order to preserve the federal fabric of the constitution. NCRWC की कमेटी भी 2002 में सेटअप होती है। आर वेंकटाचलैया जो थे उनके चेयरमैनशिप में, इसने भी रिकमेंडेशन देती है। ARC सेकंड भी रिकमेंडेशन देती है 2006। बट अगेन इतना सब आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिख ही नहीं पाओगे। आप रिकमेंडेशन रखे रहो, कोई मतलब नहीं है। तो अननेसेसरी बर्डन नहीं लेने का। सरकारी या पूछी कमीशन याद रखे रहो, बाकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उतने से ही आपका हो जाएगा। एंड बिलीव मी, यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर एनी क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन रिलेटेड टू गवर्नर। जस्ट प्रिपेयर दिस स्लाइड्स, मोर देन एनफ है, ये मोर देन एनफ है, इतने से हो जाएगा। ठीक, सो गवर्नर का हमने डिस्कस किया। अब एक इशू यहां है दिल्ली का स्पेशल केस। दिल्ली का स्पेशल केस हम यहां डिस्कस करते हैं। और दिल्ली में हमें पता है जब केजरीवाल की गवर्नमेंट थी, सीएम केजरीवाल और जो एलजी थे, इनके बीच में टसल थी। अब इनके बीच में टसल क्यों थी हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि दिल्ली में प्रॉब्लम थी क्या। और देन बाद में जब वो 2018 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था। अभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सेम पार्टी बीजेपी की दोनों जगह गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी दिल्ली में भी। तो ये क्वेश्चन आने का, कोई फ्रिक्शन अराइज होने का नाम ही नहीं, लॉजिक ही नहीं है। 69th कॉन्स्टिट्यूशन 1991 में दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिलता है अंडर आर्टिकल 239AA 239AB, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी। और इसका यूनिक कंपोजिशन डिजाइन होता है विद लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड एएलजी। ये फर्स्ट टाइम किसी यूटी को ऐसा स्टेटस स्पेशल दिया जाता है विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। पुदुचेरी के पास भी है, बट दिल्ली का स्पेशल केस होता है। दिल्ली सबसे इसमें स्पेशल रहता है। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये इंट्रोड्यूस होता है। एंड इस 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये सारे क्लॉज होते हैं कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट except three subject. One is public order, second police, third is land. Second, in case of difference of opinion between LG and ministers of on any matter, the LG shall refer to it to the president. मैटर तुरंत रेफर हो जाएगा प्रेसिडेंट को। अब इशू यहां ये होता है एलजी और सीएम के बीच में कि एलजी स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन रूटीन मैटर्स ऑन द नेम ऑफ एनी मैटर। यहां एनी मैटर जो लिखा है, एलजी को लगता है को हर एक मैटर रेफर कर दे देंगे प्रेसिडेंट को। तो गवर्नर, केजरीवाल की गवर्नमेंट जो भी बिल पास करती थी, गवर्नर उसको रिजर्व कर लेते थे। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि हर एक मैटर, तो इवन स्मॉल कुछ रिफॉर्म, वाटर से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड कोई बिल रहता था, वो तुरंत रिजर्व हो जाता था। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। सी, इन 2015 आम आदमी पार्टी formed the government in Delhi with thumping majority, 67 seats out of 70. So पब्लिक का मैंडेट का लेवल आप देख रहे हो, 67 सीट ले आना आउट ऑफ 70। यूनिक गवर्नमेंट थी, फुल थंपिंग मेजॉरिटी में थी। अब ये बिल पास करते हैं तो एलजी इसको रिजर्व कर लेते हैं। सेकेंड इसमें डिस्प्यूट ये था कि कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी के सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए कि कौन उनका कंट्रोल करेगा, ये भी एक डिस्प्यूटेड था। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था कि एलजी के थ्रू कंट्रोल होगा, सीएम को लग रहा है कि नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली उनको कंट्रोल करेगी, सॉरी कैबिनेट उनको कंट्रोल करेगी,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये दोनों डिस्प्यूटेड इशूज यहाँ थे दिल्ली में। जब ये मैटर रिजर्व होना स्टार्ट, जब ये बिल्स रिजर्व करना स्टार्ट करते हैं एलजी, देन सीएम केजरीवाल अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट इन 2018, दिस फेमस केस एनसीटी दिल्ली केस 2018 वर्सेस एलजी, ठीक है। What Supreme Court delivers landmark judgment in this case, Supreme Court says कि LG is bound by the aid and advice of the Council of Minister and CM like the same state। जैसे गवर्नर बाइंडिंग होते हैं वैसे LG भी बाइंड है, स्पेशल स्टेटस भले है बट वी शुड रिस्पेक्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। और LG को भी एड एंड एडवाइस के सेम वही रूल है जो कि गवर्नर का है। एंड सुप्रीम कोर्ट सेज कि एनी मैटर डज नॉट मीन एवरी मैटर, it should be invoked during extraordinary cases, not routine administrative matters। कि कुछ भी एयर पोल्यूशन का इशू है, वाटर सप्लाई का इशू है, आप उसको भी रिजर्व कर ले रहे हो। जस्ट आपने 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वर्ड ऐड कर दिया एनी मैटर, तो आप तो कोई भी मैटर रिजर्व कर ले रहे हो फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड कि इन ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम an appointed head cannot override the opinion of an elected government। Supreme Court established the idea of cooperative federalism here। आप ये केस गवर्नर के केस में भी यूज कर सकते हो, ये लॉजिक कि हाउ सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन एनसीटी दिल्ली 2018 केस एंड इन ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इकोसिस्टम लाइक इंडिया एंड appointed whom appointed means appointed here the governor or the LG is the head cannot override the opinion of the elected government। क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट केजरीवाल की गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की, वो पब्लिक का मैंडेट है, वो 67 सीट्स मतलब मोर देन 90% सीट्स उस पर्सन के पास है, वोटर का सपोर्ट है, आप उसकी पब्लिक मैंडेट को उसके ऊपर आप पॉकेट वीटो कर दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट सेड दिस इज अ कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड एस्टैब्लिश द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। However, the control over services is still unresolved। ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चलो ठीक है, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम थी दिल्ली में अभी भी थी। सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड हियर, ये मैटर फिर से चैलेंज होता है एनसीटी दिल्ली केस 2023, केजरीवाल ये मैटर फिर से चैलेंज करते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट एंड 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट सेड हियर इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर दीज सर्विसेज, be it transfer, posting, disciplinary action, इन्हीं का होगा। And court also gave the idea rationality behind it that there is a idea we call it the triple chain of accountability। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ भी डिस्कस करता हूँ। ये ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी होती क्या है? किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में सिविल सर्वेंट जो होते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये सिविल सर्वेंट्स मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और ये मिनिस्टर्स डायरेक्टली लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये जो लेजिस्लेटिव हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड है पब्लिक से, तो ये इलेक्टोरेट को रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये ट्रिपल लाइन चेन होती, अगर ये ब्रेक होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिविल सर्वेंट्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स शुड बी एमएलए शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू देयर पब्लिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये ट्रिपल लाइन चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। So civil servants should report and answer to the minister। Central government role is confined to only 3 matters। वो 3 मैटर क्या हैं? लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। यहीं तक होना चाहिए, रदर देन कि आप ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करने वाले हो। ब्यूरोक्रेसी शुड बी कंप्लीटली ऑन द प्रेरोगेटिव ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये चीजें यहां स्टैब्लिश होती हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इस जजमेंट को बाईपास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इशू करती है। सो जीएनसीटीडी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये अमेंडमेंट एक्ट जो एनसीटी दिल्ली का अमेंडमेंट एक्ट था 23 में इंट्रोड्यूस होता है ऑर्डिनेंस के थ्रू। एंड व्हाट गवर्नमेंट डिड हियर, गवर्नमेंट क्रिएटेड नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी NCCSA, a 3-member body consist of chief minister chairperson, chief secretary of Delhi a member and the principal home secretary also another member। and said कि जो एक ट्रांसफर, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन है सिविल सर्विसेज का, सिविल सर्वेंट्स का, ये वोटिंग के बेसिस पे होगा, मेजॉरिटी वोट के बेसिस पे। अब चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन है,
और ये जो सेक्रेटरी हैं दोनों, ये अपॉइंटेड है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पर हैंड हो गया, मेजॉरिटी से डिसीजन होगा। ऑब्वियस सी बात है सीएम माइनॉरिटी में हो गए। बट देयर इज अनदर क्लॉज, चलो यहां तक तो सही था। इन दिस एक्ट व्हाट पार्लियामेंट डिड, गवर्नमेंट सेट कि एलजी होल्ड्स द फाइनल डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट और रिटर्न द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीसीएसए। तो ये जो 3 मेंबर्स की कमेटी इंक्लूडिंग मिस्टर केजरीवाल डिसाइड करेगी, इस पे भी एलजी का डिस्क्रिशन है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। तो मतलब कंप्लीटली यहां जो सीएम केजरीवाल की पावर थी कंप्लीटली चली गई। तो अमेंडमेंट होता है ये एनसीटी दिल्ली में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में, और ये कंप्लीटली पावर हाईजैक कर ली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और सिविल सर्वेंट पर कंप्लीट कंट्रोल चला जाता है केजरीवाल गवर्नमेंट का। बाद में 2025 और 2024 में जब आप इलेक्शन देखते हैं, उसके बाद 2025 में तो बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से पावर में आती है, तो ये फ्रिक्शन सॉल्व हो जाता है। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ भी पावर में है, दिल्ली में भी पावर में है, सेंट्रल में भी पावर है, तो कोई फ्रिक्शन है नहीं। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो यहाँ डिस्प्यूट था। एक आइडिया कुछ एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं, जो दिल्ली की प्रॉब्लम है कि दिल्ली में अगर आप देखोगे तो सेंट्रल दिल्ली है जहां विधानसभा वगैरह है, बाकी रेस्ट जो एरियाज हैं ये सब हैं। तो यहाँ एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे न्यूयॉर्क वगैरह में हम रूल्स अप्लाई करते हैं कि जो एक सेंट्रल एरिया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, जहां पार्लियामेंट है, जहां एम्बेसीज हैं, जो भी है, यहाँ 500 700 जो भी एकड़ आप देना चाहते हो, इसको कंप्लीटली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट दे दो। रेस्ट जो एरिया है ये आप कंप्लीटली दे दो स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को। इससे जो ये बक पासिंग वाला आइडिया है कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, और जो डिस्प्यूट है ये टू सम एक्सटेंट रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन में ये सारी प्रैक्टिसेस अप्लाई होती हैं, वैसे यहाँ दे दो कि यहाँ कंप्लीट कंट्रोल सेंटर का हो, कोई भी मैटर हो, रेस्ट जो सराउंडिंग एरिया है वहां कंट्रोल दे दो स्टेट का, दिल्ली गवर्नमेंट का। तो इससे ये टसल खत्म हो सकती है। बट अगेन अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो दिल्ली की प्रॉब्लम अभी भी है। अगर पार्टी स्विच होती है तो फिर से वही प्रॉब्लम होती है, बट अभी तो मैटर सॉल्व है और अमेंडमेंट आ गया तो कंप्लीट पावर ही सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट की, ट्रांसफर की, पोस्टिंग की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई थ्रू एलजी। ठीक, सो ये सब हमने डिस्कस कर दिया कि गवर्नर की क्या पावर थी, कैसे मिसयूज था, एक एक करके हमने सोल्यूशन भी डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू देख लेते हैं कि कौन से पीवाईक्यू आए। तो देखो 2 पीवाईक्यू आए थे, वो दोनों यही इससे दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर आए थे, एलजी के इश्यूज को लेके। अब ये क्वेश्चन अभी रिपीट नहीं होंगे क्योंकि अभी कोई टसल नहीं है बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड एलजी, क्योंकि सेम पार्टी वही इशू। बट हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये रिपीट भी नहीं होंगे, बट आप प्रैक्टिस कर लेना। इंपॉर्टेंट इस केस में है क्या, इसको हमने डिस्कस क्यों किया कि ये जो 2018 की जजमेंट है ये आप लिख सकते हो गवर्नर के केस में एज वेल। ठीक है, और कभी भी आपको आइडिया दिल्ली वगैरह का कैसे आता है कि क्या इशूज हैं, ट्रिपल लाइन चेन वगैरह क्या होती है, और कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, ये जो सेंट्रल सेक्रेटरियाट है और जो ये बाकी सराउंडिंग एरिया है, हम इसको कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं कंप्लीट जुरिस्डिक्शन, इसका कंप्लीट जुरिस्डिक्शन हम दिल्ली गवर्नमेंट को दे सकते हैं। तो जो ये बक पासिंग प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है, लाइक न्यूयॉर्क वगैरह, वाशिंगटन डीसी वगैरह जैसे रेगुलेट होते हैं। और ये बेसिक आइडिया कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करता है, ये इसीलिए हम इसको डिस्कस किए कि दिल्ली का स्पेशल स्टेटस क्या है। अदरवाइज अभी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में ये क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसे। ठीक, बट जब गवर्नर पर क्वेश्चन फ्रेम होगा तो सेम इसी फैशन में फ्रेम होगा। डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड एनोमलीज if any that have led to recent reported conflict between elected representative, the Delhi government Aam Aadmi Party, and the institution of LG in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to new trend in the functioning of the Indian federal politics? ये आपको डिस्कस करना है। तो इसेंशियल्स जो हैं 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, हमने यहाँ देखो ये सब लिखा है, सेम एज इट लिख ही देना है, और क्या फ्रिक्शन है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्या जजमेंट आती है।
ये भी एक पीवाईक्यू है। वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जुलाई 2018, वही सेम जजमेंट जुलाई 2018, क्वेश्चन भी 2018 में ही आता है। कैन सेटल द पॉलिटिकल टसल बिटवीन द एलजी एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो सॉल्व हो सकता है। हमने डिस्कस किया कि अभी भी ये सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो चला गया हो एलजी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया है। तो अभी भी पार्टी स्विच होगी तो प्रॉब्लम होगा। ठीक, उसको सॉल्व करने का वे फॉरवर्ड भी बताया कि आप क्या करोगे, सेग्रीगेट कर दो कंप्लीटली। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आइडिया जो सुप्रीम कोर्ट देता है 2023 जजमेंट 2018 में जजमेंट में, या 2023 में जो आइडिया प्रपोज करता है आप उसको फॉलो करो। ठीक है, या आप इसी में ब्रॉडर आइडिया में आने के लिए आप सरकारी कमीशन वगैरह का रिपोर्ट वगैरह में सेम जेनरिक जो आइडिया दिए गए हैं आप उसको भी लिख सकते हो। सो सिंपल, आप इसको लिख सकते हो। एक बार आप ट्राई करना तो हो जाएगा, इसमें आप प्रैक्टिस कर लेना। इसी के बेसिस पे वो गवर्नर का क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। सो ऑर्डिनेंस, पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 356, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस ही कर लिया, तो हमने अगेन पिकअप नहीं किया। तो ये सारे पीवाईक्यूज हो गए हैं। So this is all about in this lecture related to governor.